ओके नाउ अब देखिए, अभी लाइट ऑफ की होगी, अभी यहाँ शेड नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा है ना, तो ये मसला इसका ही है। ओके नाउ अब देखिए, आज के जो दो टॉपिक्स हम ले रहे हैं ना, दोनों इडीमा ही हैं। थोड़ा सा समझना होगा, उसकी बेसिक पैथोफिजियोलॉजी समझेंगे तो आपको सिम्टम समझ में आएंगे, वो सिम्टम समझ में आएंगे, उसकी बेसिक पैथोलॉजी समझ में आएगी, तो फिर आपको आगे उसकी मैनेजमेंट समझ में आएगी कि कैसे इस चीज़ को मैनेज किया जाता है। अब देखिए, इडीमा वर्ड जो है ये बेसिकली है एक्सेसिव फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम आर इन फ्री कैविटीज़, जहाँ पर कुछ फ्री कैविटीज़ आपको मिले वहाँ पर भी इवन फ्लूइड आ जाए, एक्सेसिव फ्लूइड, थोड़ा बहुत फ्लूइड तो होता है, अगर वहाँ पर एक्सेसिव फ्लूइड मिल जाए आपको तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड इडीमा। अब होता क्या है, बेसिकली तो फ्लूइड अगर देखा जाए तो दो टाइप्स के फ्लूइड इस वक्त आपके बॉडी में सर्कुलेट कर रहे हैं, सर्कुलेट नहीं मौजूद हैं। एक है इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड और एक है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, अब यहाँ पर आप देखो कि बॉडी आपकी कैसे है, इज मेड अप ऑफ सेल्स, ये सेल्स हैं, और सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इज मोस्टली फ्लूइड, वाटर है उसमें ज़्यादा। तो आपके बॉडी के अंदर जो आपका टोटल बॉडी वाटर है वो आपके बॉडी के टोटल वेट का कोई 60% सिर्फ वाटर है, और उसमें वाटर में आप यहाँ पे देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द वाटर, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द टोटल वाटर, टोटल बॉडी वाटर जो आपके बॉडी में मौजूद है वो दरअसल आपके सेलों में है, उसको हम इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं। तो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड इज टू मच, आईसीएफ इसको कहते हैं। आईसीएफ के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें पोटेशियम इज टू हाई, सोडियम एंड क्लोराइड इज टू लो। ये सेल के अंदर के फ्लूइड की बात बता रहा हूं, उसको हम इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं। वो सेलों के अंदर मौजूद है, वो प्रोटेक्टेड है। जैसे रूम में आप बैठे हुए हैं, कॉरिडोर खाली पड़ा हुआ है, लगेगा जैसे कोई है ही नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि रूम्स के अंदर 50-50, 40-40 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, कम से कम 200-250 की पॉपुलेशन इस घर के अंदर मौजूद है। कॉरिडोर में कोई विजिट करेगा, पता चलेगा कि ये तो खाली पड़ा हुआ है, लेकिन सेल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें, यानी रूम्स के अंदर बहुत सारे लोग, तो यहाँ पर फ्लूइड इसी तरीके से सेल्स के अंदर भरा हुआ है। ये आपके टोटल बॉडी वाटर का कोई 2/3 ये है, लेकिन जो 1/3 है वो सेलों के बाहर है। यानी आपके कॉरिडोर में भी कुछ लोग घूम रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद इतनी नहीं है जितनी सेलों के अंदर, जितनी क्लासेस के अंदर है। और वो जो बाहर है, सेल्स के बाहर, उसको हम कहते हैं ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, वो जो इस वक्त बाहर यहां बैठा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, तो सिर्फ ये नहीं है, इन सेल्स के बीच में आपको पता है कि ब्लड वेसल्स यानी कैपिलरीज भी तो रन कर रही है ना, ये कैपिलरीज भी रन कर रही है इसे। अब उसके अंदर भी तो फ्लूइड मौजूद है, उसका नाम क्या है भाई? वेसल्स के अंदर क्या होता है जी? वेसल्स के अंदर ब्लड होता है, लेकिन ब्लड के अंदर जो फ्लूइड है वो क्या है? प्लाज्मा। तो इसका मकसद यह है कि एक चीज है प्लाज्मा, माने आईसीएफ तो वो फ्लूइड है जो सेल्स के अंदर है, लेकिन सेल्स के जो बाहर फ्लूइड है उसकी लोकेशंस दो हैं, एक वेसल्स के अंदर और एक वेसल्स के बाहर। अब जो वेसल्स के बाहर है, यानी यहां जो फ्लूइड है वेसल्स के तो बाहर है, लेकिन सेलों से भी तो बाहर है, ये समझना है। ये जो मैं वेसल्स के अंदर नहीं वेसल्स के बाहर रखता हूं जिस फ्लूइड को, उसको हम क्या कहेंगे? आईसीएफ की ईसीएफ? भाई आईसीएफ वो है जो सेलों के अंदर है, जो सेल के बाहर है वो वेसल न घर का न गार्ड का, न वो प्लाज्मा में है न वो आईसीएफ, लेकिन होगा तो वो ईसीएफ ही ना। सेल के अंदर नहीं है तो वो ईसीएफ है, तो ये भी ईसीएफ ही है। और प्लाज्मा खुद ईसीएफ है कि आईसीएफ है? वो भी ईसीएफ है, यानी इसका मकसद है कि वो भी ईसीएफ है। ईसीएफ दो फ्लूइड होते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा वो जो सेलों के बीच में है, ना जो प्लाज्मा में है ना सेल के अंदर है, उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड।
ये IF कहलाता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड मीन्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्लस प्लाज्मा टुगेदर इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। भाई इंट्रा और एक्स्ट्रा समझ नहीं रहे हैं आप? इंट्रा सेल्यूलर में जो सेल के अंदर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर में जो सेल के बाहर, जो क्लास के अंदर वो ICF, जो क्लास के बाहर, ठीक है। और वो जो क्लास के बाहर है, अगर वो कॉरिडोर में है तो प्लाज्मा में, अगर रोड पे घूम रहा है तो समझ लोगे इंटरस्टिशियल में। अगर ये सारी चीजें यहां पर हमें समझ में आई तो इसका मकसद ये कि ये फ्लूइड जो है इस वक्त प्लाज्मा में ऐसे घूम रहा होता है, और उसके बाहर जो ये है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो उस कंपार्टमेंट को हम कहते हैं इंटरस्टिशियम। इस जगह पर ठीक ठाक फ्लूइड होता है मौजूद, लेकिन वो जो इंटरस्टिशियम में फ्लूइड है ये किधर से आता है? प्लाज्मा का तो बात समझ में आती है, सेल की भी बात समझ में आती है। जैसे सेल बनता है साइटोप्लाज्म में तो फ्लूइड भी है वहां पर। ब्लड जो घूम रहा है यहां पर प्लाज्मा, उसमें 5 लीटर ब्लड है, 5 लीटर ब्लड आपके पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में घूम रहा है, उसका हिस्सा इधर भी पहुंच गया है। उस हिस्से में जो है बहुत सारे सेल्स हैं, आधे सेल्स हैं, आधा प्लाज्मा है, वो भी समझ में आता है। इंटरस्टिशियम में फ्लूइड किधर से आया? इंटरस्टिशियम में भी फ्लूइड ब्लड से ही आता है। कैसे ब्लड से आता है? जैसे ये ब्लड यहां पहुंचेगा सेलों के बीचों बीच होगा, ये जैसे ना ट्रेन पहुंचेगी, आपने देखा ट्रेन का एक माहौल कैसे होता है, प्लेटफॉर्म का कैसे माहौल होता है। गाड़ी आई, खड़ी हुई, लोग उतरे, और कुछ खिड़कियों से लोग चढ़ना भी शुरू, दरवाजों से कुछ लोग उतरे, ये वो हैं जिनको जहां हैदराबाद में उतरना था, और कुछ जो हैदराबाद से जाने वाले थे वो चढ़, तो ये आने वाले और ये जाने वाले, ये ऐसे आपको एक माहौल ऊपर से अगर देखेंगे तो ऐसे नजर आएगा। सेम कैसे है, अब ये जो है इस वक्त ब्लड यहां पे पहुंचा है, मैं इसे बता रहा हूं पहुंचा है, इसे पहुंचता थोड़ी, ये तो सर्कुलेट कर रहा होता है मुसलसल। तो ये जब ब्लड पहुंचेगा इधर, तो इसका मकसद है कि इस जगह से ये आएगा, इस जगह से निकल जाएगा, ये स्ट्रीम होती है, सिलसिला चल रहा होता है। ये ऐसे नहीं कि रुक जाता है ब्लड हो के लोग आए, ये ट्रेन जैसा नहीं है, ये सिलसिला ऐसे चल रहा है। जैसे यहां चल रहा होता है कि ये इसका जो एंड है, इसको हम कहते हैं आर्टीरियल एंड ऑफ द कैपिलरीज। यहां पर सेलों के बीच में पहुंचती पहुंचती ब्लड वेसल्स कैपिलरी की शक्ल ले चुकी होती है, क्योंकि बड़ी वेसल फिर उससे छोटी, फिर मीडियम साइज, छोटी छोटी होती है, और यहां से मिनिमम साइज की, कौन? कैपिलरीज। जब सेलों के बीच में आ गई तो अब कैपिलरीज बन गई। ये वो जगह है, ये वो एंड है जहां से आता है ब्लड, आर्टीरियल एंड ऑफ द कैपिलरीज, ये आर्टीरियल एंड है, और ये वेन्युलर एंड है। प्रेशर ज्यादा, यकीनन आर्टीरियल एंड पे प्रेशर ज्यादा होता है। जैसे ये ब्लड इस तरीके से आया तो उसके प्लाज्मा पर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से, और वेसल्स जो हैं आपको पता है ब्लड वेसल्स वो थिन होती हैं, उनके एपिथेलियम में गैप्स होती हैं, यहां से फिल्टर हो जाता है क्या? ब्लड। लेकिन ब्लड की कौन सी चीज जाएगी? सेल्स नहीं जाएंगे, प्लाज्मा जाएंगे। लेकिन प्लाज्मा में भी हर चीज जाएगी, एक चीज नहीं जाएगी, वो होंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन्स की मॉलिक्यूलर वेट बहुत बड़ी होती है, और कैपिलरीज के अंदर जो सुराख होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो यहां से सिर्फ क्या निकलेगा? पानी निकलेगा, सिर्फ वो पानी और उसके साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स। कहां आ जाएंगे? एक्स्ट्रा सेल्यूलर नहीं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर तो प्लाज्मा तो खुद भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, कैपिलरीज के बाहर उस इंटरस्टिशियम में आएगा, उसका नाम डालना पड़ेगा आप। तो प्लाज्मा का जो फ्लूइड है उसमें से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह यहां से फिल्टर होकर किधर आएंगे? इंटरस्टिशियम में। इंटरस्टिशियम में जो फ्लूइड मैंने बताया उसका सोर्स क्या है? प्लाज्मा। वो क्या हो जाता है? कैपिलरी से फिल्ट्रेट होकर बाहर आ गया, कैपिलरी से फिल्ट्रेट होकर बाहर आ गया है। आपको मैं बता दूं कि 24 आवर्स के पीरियड के अंदर एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में आर्टीरियल एंड से जो सारा दिन ब्लड सर्कुलेट करता रहता है, उसका जो बाहर वॉल्यूम आता है इंटरस्टिशियम में, वो होता है 30 लीटर्स। 30 लीटर लोग जो है यहां से बाहर निकलते हैं, यानी समझ लो फ्लूइड इसका बाहर 30 लीटर। आप अंदाजा लगाएं, जो वाटर डिस्पेंसर पे जो बॉटल लगी हुई होती है, इससे दुगना पानी पूरी बॉडी में आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरी से बाहर आकर इंटरस्टिशियम में आता है। खुद सोचें, इतना बड़ा पानी अगर इंटरस्टिशियम में डाल दूंगा तो स्वेलिंग इतनी नहीं हो जाएगी। इसका मकसद है कि ये पानी इंटरस्टिशियम में रुकता नहीं है, आप उसको बहाते हैं लेकिन वहां रुकता नहीं है। अगर ये रुक गया तो स्वेलिंग हो जाएगी, इसी को एडिमा कहते हैं। लेकिन ये रुकेगा नहीं, नहीं रुकेगा तो ये दोबारा वापस कहां आ जाएगा? नहीं, सेल में पानी आया तो सेल में तुम अगर एक्स्ट्रा पानी डाल दोगे तो सेल स्वेल करके तो फट जाएगा सेल, ये इन ब्लड वेसल्स में दोबारा रिटर्न करके वापस आ जाएगा। किस साइड से? इस साइड से नहीं, यहां प्रेशर ज्यादा है, वेल्यूलर साइड से ये वापस आ जाएगा।
कितना फ्लूइड मैंने यहां फिल्टर किया था 24 घंटे में? 30 लीटर। वापस आ जाएगा कितना? जाएगा 30, आएगा 50, तो 20 और कहां जाएगा? 5 लीटर वापस आ जाएगा। तो इसका मकसद है कि 25 लीटर जो है पानी वो इंटरस्टिशियम में रहेगा, इससे दो एडिमा हो जाएगी। 30 लीटर जाएगा थ्रू द आर्टीरियल एंड टू कम इनटू द इंटरस्टिशियम, 27 लीटर वापस आ जाएगा। तो कितना रहेगा बाकी? 3 रहेगा सिर्फ। लेकिन वो 3 भी नहीं रहेगा, वो 3 भी किसी न किसी तरीके से यहां से गायब होगा। और गायब होगा तो कौन गायब करेगा इसको? उसको गायब करेगा यहां पर कुछ और वेसल्स का नेटवर्क भी होता है। यहां पर वो ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, वो लिम्फेटिक्स होती हैं। तो 3 लीटर एक्स्ट्रा फ्लूइड कौन वापस लेके जाएगा? लिम्फेटिक्स लेके जाएंगे। और 27 लीटर कौन लेके जाएगा? 27 लीटर्स विल बी एक्चुअली टेकन ओवर बाय द वेन्युलर एंड ऑफ द कैपिलरीज। आपका इंटरस्टिशियम खाली हो जाएगा। खाली नहीं, जितना था उतना ही रहेगा। वो जो नया 30 लीटर आया है उसमें से 27 लीटर इधर गया, 3 लीटर आपका लिम्फेटिक्स में चला गया, फिर उतना ही पानी रहेगा। लेकिन वो जो पानी रहेगा वो रिफ्रेश हो जाएगा, नए पानी से रिफ्रेश हो जाएगा। आपके सेल्स बाथिंग हो जाएगी, आपको न्यूट्रिशन मिलती रहेगी, हर चीज मिलती। आपकी ब्लड से जो गैसेस खास तौर पे ऑक्सीजन वगैरह आई है उसको क्या यहीं से गुजर जाना है कि सेल्स की तरफ जाना है? उसीलिए तो आए। लेकिन जब सेल्स की तरफ जाना होगा तो इंटरस्टिशियम से गुजर के ही सेलों तक पहुंच पाएगा। इंटरस्टिशियम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यहां से गैसेस गुजरती हैं सेलों तक पहुंचने के लिए। तो इसका मकसद है कि यह सिलसिला यहां तक चलता रहता है। अब यह सिलसिला यहां चल रहा है, 30 लीटर गया है, 30 ही वापस आ गया है। लेकिन उस दौरान क्या हो गया? उस दौरान तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह, तुम्हारा ऑक्सीजन, वो जो हमने डाइजेस्ट किए हैं फूड, वो अमाइनो एसिड्स, वो ग्लूकोज वगैरह, वो सेलों तक पहुंच गया है। और सेलों ने जो गंदगियां दी हैं वो वापस इंटरस्टिशियम से होकर फिर ब्लड में आ गई हैं, और ब्लड उनको लेके फिर लंग्स और किडनी की तरफ निकल गया है। ये काम होता रहता है इसमें। अब इसके लिए जरूरी है कि प्लाज्मा से इंटरस्टिशियम की तरफ ब्लड आए, और यानी फ्लूइड आए, और ये फ्लूइड जो है वो हैंड ओवर करे चीजें किसको? टिश्यूज को, और टिश्यूज फिर वापस गंदगियां दें, और इसी तरीके से सिलसिला चलता रहे। अगर इंटरस्टिशियम में फ्लूइड वही 30 लीटर आया है, अगर वो 30 लीटर से बढ़ गया, यहां समझना एडिमा का मामला क्या है। अगर वो 30 लीटर ब्लड है, कोई वजह हो गई 30 से वो बढ़ गया, को 32 33 आ गया, लेकिन उसको रिटर्न होने की सलाहियत सिर्फ 30 की है, वही 27 रिटर्न टू द ब्लड एंड 3 टू द लिम्फेटिक वेसल्स। तो इसका मकसद है कि इंटरस्टिशियम में वही फ्लूइड रहेगा जितना था, कि 3 लीटर ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा हो जाएगा? आया ज्यादा है इसलिए। तो फिर जब इंटरस्टिशियम में फ्लूइड ज्यादा हो जाएगा तो क्या ऐसे ही रहेगा कि स्वेलिंग हो जाएगी? इस स्वेलिंग का नाम है एडिमा। तो एडिमा बेसिकली किस कंडीशन को कहेंगे? द कंडीशन वेयर देयर इज एन एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन विद इन द इंटरस्टिशियम, या फ्री कैविटीज, जैसे एब्डोमिनल कैविटी यानी पेरिटोनियल कैविटी, उसमें आ जाए, तुम उसका नाम डाल देते हो असाइटिस। तुमने देखा था पेरिकार्डियम, उसमें एक था पैराइटल, एक था विसरल, बीच में थी पेरिकार्डियल स्पेस, उसमें भर गया तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन। फिर तुमने देखा यहां पर एक था प्लूरा, एक था पैराइटल, एक था विसरल, उसके बीच में थे प्लूरल स्पेस, वहां बढ़ गया तो प्लूरल इफ्यूजन। फिर तुमने देखे एल्विला, एल्विला के अंदर फ्लूइड भर गया, पल्मोनरी एडिमा। इसी तरीके से अगर लोअर डाउन तुम्हारा इंटरस्टिशियम ऑफ द फुट और एंकल वगैरह, लेग वगैरह, इसमें अगर फ्लूइड भर गया, वहां आ गया तो पेरिफेरल एडिमा, एंकल एडिमा। यही तुम्हारे चेहरे पे यहां पर इंटरस्टिशियम में फ्लूइड भर गया, मुंह इस तरीके से सूज गया, यहां पर इस तरीके से, ये भी पेरिफेरल एडिमा है, पेरी ऑर्बिटल एडिमा। लेकिन बात एक ही है कि फ्लूइड किधर जमा हुआ है? इंटरस्टिशियम में। एक्सेसिव फ्लूइड इंटरस्टिशियम में जमा हुआ है, इसी का नाम है एडिमा। अगर वो पल्मोनरी में जमा है, अगर एल्विला में जमा है तो पल्मोनरी एडिमा, अगर ये पेरिफेरी में जमा है तो पेरिफेरल एडिमा। पेरिफेरल एडिमा के अपने काजेज हैं, पल्मोनरी एडिमा के अपने काजेज हैं। वहां के पेशेंट जो होंगे पेरिफेरल एडिमा वाले, वो आपको डिफरेंट सिम्टम से आएंगे, और पल्मोनरी एडिमा वाले डिफरेंट सिम्टम से आएंगे। दोनों की वजूहत डिफरेंट होगी। अब यहां पर मेन मसला यह है कि फ्लूइड भाई ज्यादा क्यों आएगा? ठीक है ना, फ्लूइड क्यों ज्यादा आएगा, क्या वजह क्या होगी? उसकी वजह से हमें पता चलेगा कि डिजीज किस तरफ जा रही है। ये आर्गन की डिजीज क्या हार्ट की है, कि लंग्स की है, कि फ्लूइड ज्यादा है, कि ब्लड प्रेशर ज्यादा है, कि किडनी का मसला है। यहां से उठेंगी चीजें, समझ में यहां से आएंगी।
तो पहले समझे तो सही कि एडिमा है क्या और ये एडिमा क्यों क्रिएट हो सकता है। अब मसला यह है कि भाई फ्लूइड यहां से जो से गुजर रहा है, प्लाज्मा गुजर रहा है, बाहर निकलेगा 30 लीटर आएगा, ये नॉर्मल होता है क्योंकि सारे दिन के अंदर फिर 30 लीटर वापस चला जाएगा, 27 लीटर तो यहां आ जाएगा और बाकी जो बच गया वो 3 लीटर जो है आपका लिम्फेटिक से चला जाएगा, ठीक है। अब मसला यह है कि ये जो फ्लूइड इस वक्त प्लाज्मा में घूम रहा है, इस फ्लूइड को बाहर फिल्टर होने के लिए जाहिर प्रेशर चाहिए। यहां पर कोई एनर्जी के थ्रू तो नहीं जाता है, यहां पर कोई से पंप तो नहीं लगे हुए। ये जो फ्लूइड यहां से गुजरता है ये फिल्टर होगा यहां से। आप देखें एक चीज, जैसे आप चाय छानते हैं, आप चाय की छलनी यहां रखते हैं और उसके बाद आप उसके ऊपर से चाय डालते हैं, वो फिल्टर होकर ये नीचे निकल आता है, वो उसकी जो पत्ती होती है वो छलनी के अंदर रह जाती है, पानी बाहर निकल आता है। पत्ती क्यों नहीं बह जाती उससे? वो भी तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही है, वो क्यों नहीं बह जाती? क्योंकि उस छलनी के सुराख बहुत छोटे होते हैं। तो कैपिलरी के सुराख इतने बड़े होते ही नहीं है कि प्लाज्मा प्रोटीन यानी पत्ती जैसी चीज वहां से गुजर सके। तो कौन गुजर जाएगा? सिर्फ फ्लूइड, वो फ्लूइड गुजर जाएगा जहां से। लेकिन मसला यह है कि उस पानी को नीचे यहां लाने के लिए वो जो जोर लगता है उससे फिल्टर हो जाता है ना। वो जोर कहां से लाते हैं? इसके लिए क्या कोई पंप होता है? ऐसे उंडेलते हैं आप, लेकिन फोर्स के बगैर पानी नीचे नहीं आएगा। लेकिन ये फोर्स अल्लाह ताला ने मुफ्त में आपको दे दिया। क्या चीज? ग्रेविटी। पानी आप ऊपर से उतारते, पानी वहां रुक जाता, ग्रेविटी नहीं है, तो ये ग्रेविटी उसको नीचे उस खास स्पीड से, खास एक्सीलरेशन आपको पता है कि वो होती है, वो उसके नीचे, और वो जो फोर्स लगता है उस फोर्स से वो फिल्टर हो जाता है। इसका मकसद यह है कि इस वक्त जो कैपिलरीज के अंदर फ्लूइड आपका घूम रहा है, ये वाल्व से जब लीक होगा, माने जो फिल्टर होगा, तो किस प्रेशर से होगा? ये वो प्रेशर होगा जो वाल्व पे पड़ेगा। क्योंकि जब भी किसी वेसल के अंदर आप फ्लूइड डालते हो तो वो फ्लूइड उस वेसल के वाल्व पे प्रेशर डालता है कि नहीं डालता? आप देखें एक गिलास में मैं पानी डाल दूं तो वो जो पानी गिलास में पड़ा हुआ है, तो वो पानी जो है वो गिलास के वाल्व पे प्रेशर डालेगा कि नहीं? अगर मैं किसी तरीके से एक छोटी सी एक नीडल उस गिलास में ऐसे, समझ लो प्लास्टिक का गिलास है, उस गिलास में मैं इस तरीके से नीडल डाल दूं ऐसे और निकाल दूं और सुराख कर दूं, पानी एक फुहारे की तरह बाहर निकलेगा कि नहीं? ये फोर्स किधर से आया? ये फिजिक्स क्या बताती है? वो फ्लूइड जो है वो वाल्व्स पे प्रेशर डालता है। तो वेसल्स भी तो एक किस्म का, वेसल भी तो एक किस्म का बर्तन है, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? ब्लड पड़ा हुआ है। तो ब्लड उसके वाल्व पे प्रेशर डालेगा कि नहीं? डालेगा या नहीं डालेगा? तो वो ब्लड उस पर प्रेशर डालेगा। इसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। यही तो ब्लड प्रेशर होता है। लेकिन ये जो प्रेशर इस वक्त वाल्व पे पड़ा है, कौन डाल रहा है? फ्लूइड डाल रहा है, ब्लड डाल रहा है। लेकिन ब्लड की कौन सी चीज? प्लाज्मा। वो प्लाज्मा में क्या? फ्लूइड। ये फ्लूइड प्रेशर डालता है। इसको कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इस पर नजर डालना। दिस इज कॉल्ड व्हाट? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी किसके इक्विवेलेंट है भाई? ब्लड प्रेशर के। और क्या? ब्लड प्रेशर का ही एक टाइप है। ब्लड प्रेशर भी क्या होता है? ब्लड का प्रेशर वाल्व्स पे। और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है? प्लाज्मा में मौजूद फ्लूइड का प्रेशर वाल्व्स पे। ये प्रेशर पानी को बाहर धकेलेगा कि पानी को रोकेगा? बाहर धकेलेगा। वाल्व्स पे जो पड़ेगा तो वो बाहर धकेलेगा। ये प्रेशर पानी को बाहर धकेलने के काम आता है। इसका मकसद है कि पानी को बाहर इंटरस्टिशियम की तरफ धकेलने का काम कौन करता है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और उसकी वजह उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है उस फ्लूइड का प्रेशर बढ़ना। अगर ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा बढ़ गया तो बाहर जाने वाला इंटरस्टिशियम वाला जो फ्लूइड है वो कम होगा कि ज्यादा होगा? इसका मकसद है कि जिन लोगों में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है उन लोगों में इडिमा के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि उनका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने सिर्फ हमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर नहीं दिया है। ऐसे नहीं है कि फ्री फ्लूइड से ही निकल जाए बाहर। अल्लाह ताला ने एक और चीज दी है, वो है प्लाज्मा के अंदर मौजूद प्लाज्मा प्रोटीन्स। वो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स में खास तौर पे एल्ब्यूमिन की एक क्वालिटी ये होती है कि वो जो फ्री वाटर मौजूद है प्लाज्मा में उसको अपने अराउंड घेरने की कोशिश करती है, उसको बाहर जाने नहीं देती। यानी ये वो प्रेशर है वो जो वाल को, वो जो फ्लूइड को वाल्स की तरफ धकेलने नहीं देता। यानी इसका मकसद है कि मुकाबला इन दो प्रेशर्स के बीच में, एक हाइड्रोस्टेटिक और एक अभी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो क्रिएट हुआ है किस वजह से? प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से। वो प्लाज्मा प्रोटीन माने कौन? एल्ब्यूमिन खास तौर पे। इस प्रेशर को हम कहते हैं ऑनकोटिक प्रेशर।
यह है कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम कहते हैं। यह आपके उस फ्री वाटर ऑफ प्लाज्मा को बाहर फिल्टर होने नहीं देगा, इसको कहते हैं ऑनकोटिक प्रेशर। इन दोनों पे ध्यान रखना, इससे एडिमा का मामला समझ में आएगा। ऑनकोटिक प्रेशर, यह ऑनकोटिक प्रेशर फिल्ट्रेशन को बढ़ाएगा कि कम करेगा? भाई फ्लूइड को जाने देगा कि रोकेगा उसको? वो ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर फ्लूइड को रोकेगा। तो फिल्ट्रेशन को बढ़ाएगा कि कम करेगा? कम करेगा। और हाइड्रोस्टेटिक, इन दोनों में मुकाबला है। फिल्ट्रेशन हो रही है तब भी, तो इसका मकसद है कि कौन जीता? हाइड्रोस्टेटिक। इसका मकसद है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑनकोटिक से मुकाबलतन थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, बस उतना ज्यादा होता है जितना हमें फ्लूइड को फिल्टर करने की जरूरत है, उतना फ्लूइड होता है। सब में है, इस वक्त हम तंदुरुस्त घूम रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता, जैसे मैंने बताया, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ गया, जैसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, या आपने फ्लूइड ज्यादा ले लिया, एक ड्रिप की जगह पे 4 ड्रिप्स ले लिए आपने, इस वक्त प्लाज्मा के अंदर फ्लूइड बहुत ज्यादा है, ओवरलोड है आप, अगर इससे क्या होगा? इससे जाहिर है अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा। ऑनकोटिक तो उतना ही होगा। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि आपका फ्लूइड जो है कैपिलरी से इतना लीक होगा कि एडिमा हो जाएगी। अब ये तो मैं एक सिंपल सी मिसाल दे रहा हूं। अब अगर फॉर एग्जांपल आप ये देख रहे हैं हार्ट, अब देखना यहां पर ध्यान देना और इसको इस जगह से देखने की कोशिश करना। ये हार्ट है, हार्ट के दो हिस्से हमने किए हुए हैं। ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका राइट एट्रियम है। ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब आपको पता है कि ये जो राइट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव करता है किससे? और इंफीरियर वेना केवा से। और ये ब्लड किस तरफ फेंकता है? राइट वेंट्रिकल की तरफ। और राइट वेंट्रिकल कहां भेजेगा? पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू, 2 पल्मोनरी आर्टरियों पर और लंग्स पर। अगर फॉर एग्जांपल ये राइट हार्ट फेलियर है, हार्ट फेलियर है, हार्ट पंप नहीं कर रहा है राइट साइड वाला उतना जितना करना था, तो ये जो ब्लड राइट की तरफ आ रहा है, क्या आसानी से आ पाएगा? ये नहीं आ पाएगा। तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा में ब्लड जमा होगा कि नहीं? तो वो वेसल उसी साइज की होगी कि डायलेट होगी? क्या उसमें उतना ही ब्लड होगा कि अब ज्यादा होगा? अब अगर ज्यादा होगा तो इंफीरियर सुपीरियर वेना केवा की जो ट्राइब्यूटरियां होती हैं उनमें भी ज्यादा होगा, पानी जो रुकेगा। तो वाल्स पे प्रेशर कम पड़ेगा कि ज्यादा पड़ेगा? और यही पीछे होते हुए आएंगे, जब कैपिलरी तक पहुंचेंगे तो कैपिलरी में प्रेशर बढ़ेगा, कैपिलरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और वहां से फ्लूइड उतना ही लीक होगा कि ज्यादा लीक होगा? तो जो इंटरस्टिशियम में फ्लूइड जमा होगा वो एडिमा लंग्स में कराएगा कि पेरिफेरी में कराएगा? समझ गए? तो वो पेरिफेरी में कराएगा। इसका मकसद ये है कि इस पेरिफेरल एडिमा का एक सबसे बड़ा काज क्या हुआ? राइट हार्ट फेलियर। राइट हार्ट फेलियर हुआ। और ये वाला जो प्रेशर है, ज्यादातर इसका पानी किधर रुकता है? ज्यादातर एंकल की तरफ, क्योंकि एक तो हार्ट पंप नहीं कर रहा है, दूसरा ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है। ऐसा पेशेंट जब भी आएगा उनकी एंकल स्वेलिंग होगी, और जब उनकी एंकल स्वेलिंग होगी तो ये एंकल एक साइड से स्वेलिंग होगी कि दोनों ही साथ होंगी? दोनों होगी, क्योंकि हार्ट का ये मसला इंफीरियर सुपीरियर वेना केवा अगर फॉर एग्जांपल यहां पर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं तो पूरा बॉडी अफेक्ट होगा, और पूरा होगा तो एक लेग क्यों होगी? दोनों ही होंगे। इसको हम कहते हैं एंकल एडिमा। अंडरस्टैंड? जिसका दी एंकल एडिमा, उमूमन एंकल एडिमा है स्वेलिंग ओवर द एंकल्स, फीट सोलिंग अगेन। अब आप अगर उस पर डालेंगे, अब आप क्या करते हैं, उस पेशेंट को देखना चाहते हैं कि एडिमा किस टाइप का है तो पेरिफेरल। एंकल एडिमा जब भी हो, मोस्ट प्रोबेबली इसकी मेन वजह हार्ट ही होती है, कार्डियक काज होता है उसका, कार्डियोजेनिक काज, ज्यादातर एंकल वाला। और उसकी मेन वजह क्या होगी? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का बढ़ना, और उसकी मेन वजह पंपनिंग। अब ये तो हाइड्रोस्टेटिक का मसला है, लेकिन मसला ऑनकोटिक का भी हो सकता है। लेकिन ऑनकोटिक का होगा तो मामला कहां जाएगा वो देखना होगा। ऑनकोटिक प्रेशर कौन क्रिएट करवाता है? वेरी गुड, प्लाज्मा प्रोटीन। अगर एडिमा है आपको तो एक वजह अगर ऑनकोटिक प्रेशर हुई, अभी हमें पता नहीं है वैसे, ऑनकोटिक प्रेशर हुई तो उसकी मेन वजह क्या होगी? एल्ब्यूमिन का ब्लड में कम होना। तो जब भी एंकल एडिमा देखो, पहला काम तो ये करो कि ब्लड का सैंपल भेजो और सीरम में एल्ब्यूमिन की लेवल पता करवाओ। एडिमा है, ब्लड की रिपोर्ट आई कि एल्ब्यूमिन की लेवल बहुत कम है, तो काज क्या हुआ? इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक के डिक्रीज ऑनकोटिक? और डिक्रीज ऑनकोटिक की वजह क्या हुई? एल्ब्यूमिन का लेस कम होना।
अब आप पता लगाएं कि ये एल्ब्यूमिन आपके बॉडी में कम है क्यों। क्योंकि काज का पता लगाएंगे ना, ये पता लगाना कि एल्ब्यूमिन कम है, बस कम है, कब वजह क्या है, अब वजह क्या हो सकती है। अब उस हिसाब से ज़ाहिर है पेशेंट की एज के हिसाब से भी देखेंगे, लेकिन वजह का पता चले आपको। अब उसकी क्या वजह हो सकती है, बॉडी में एल्ब्यूमिन कम है, उसकी एक मेन वजह तो यह है कि एल्ब्यूमिन को बनाने वाले जो अमाइनो एसिड्स हैं बॉडी में वो कम है। और ये अमाइनो एसिड्स बॉडी कहां से हासिल करेगी, मील से, डाइट से। लेकिन किस किस्म की डाइट, प्रोटीन, एक नॉर्मल बैलेंस्ड प्रोटीन आपके डाइट में होना जरूरी है। ये नहीं कि आपने 3000 कैलोरीज ले तो ली हैं आपने, भाई जो ली हैं आपने वो ज्यादातर पेप्सी पी है, वो आपने चॉकलेट खाए हैं, वो आपने फला चीज है, ये चीजें कैंडीज खाई है फला, इससे आपको 3000 कैलोरीज मिल गई हैं। क्या ये अंडर न्यूट्रिशन है? नहीं, ये माल न्यूट्रिशन है, बैड न्यूट्रिशन ली है आपने, इसमें प्रोटीन लॉस है, इसमें प्रोटीन आपको मिला ही नहीं है। 3000 कैलोरीज लेके आप खुश होकर बैठ गए घर पे, लेकिन पता चला कि आपको कैलोरीज तो मिल गई लेकिन प्रोटीन नहीं मिले हैं। ये प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाएगी, इससे आपको अमाइनो एसिड नहीं मिलेंगे, से एल्ब्यूमिन। एक तो ये है, इसका मकसद है कि वो पेशेंट क्या होगा, वो पेशेंट माल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन वाला, अंडर न्यूट्रिशन वाले को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, प्रोटीन समेत कार्बोहाइड्रेट भी नहीं मिलेंगे। एक अंडर न्यूट्रिशन है, एक माल न्यूट्रिशन है। प्रोटीन में डेफिशिएंसी किसकी होगी? दोनों की होगी। एक जो अंडर न्यूट्रिशन है उसकी तो होगी, उसकी सिर्फ प्रोटीन नहीं, उसकी तो कार्बोहाइड्रेट वो भी होगी। लेकिन जो माल न्यूट्रिशन वाला है, क्योंकि वो ले ही सिर्फ कार्बोहाइड्रेट फेंट रहा है, तो उसमें भी होगी। तो इसका मकसद है कि एडिमा दोनों में होगी, समझ गए। लेकिन फर्क ये होगा कि जो अंडर न्यूट्रिशन वाला पेशेंट है वो इस तरीके से पतला सा होगा, क्योंकि उसमें तो कैलोरीज ही नहीं है। और वो जो माल न्यूट्रिशन वाला है वो मोटा होगा, वो मोटा भी होगा, साथ में एडिमा भी होगी। आप समझे, मोटे में एडिमा, वो तो अच्छा खासा खा रहा है, वो जो खा रहा है उसमें प्रोटीन नहीं है। तो अंकोटिक पेशेंट, चलो ये अब ठीक है, माल न्यूट्रिशन भी नहीं है और इसके साथ साथ उसको अंडर न्यूट्रिशन भी नहीं है। एल्ब्यूमिन उसने प्रोटीन अच्छी खासी खाई हुई है, अमाइनो एसिड्स का अच्छा खासा क्वांटिटी उसके पास मौजूद है, फिर भी एडिमा है, फिर भी एल्ब्यूमिन कम है। अब वजह क्या है? जी, यूरिन तो बात की बात है, पहले आप चलाएं तो सही। इंटेस्टीन में आ रहा है, वहां पर वो डाइजेस्ट भी हो रहा है शायद, लेकिन वहां से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो कहां पास हो गया? स्टूल में पास हो गया। इसको हम कहते हैं प्रोटीन लूजिंग एंटीरोपैथी। प्रोटीन लूज किया एंटीसिन की बीमारी से, या सीधा बोलो मैल एब्जॉर्प्शन। इसका मकसद है कि प्रोटीन ले रहा है, अच्छी खासी ले रहा है, लेकिन वो प्रोटीन ब्लड में ही नहीं पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि डाइजेस्ट होने के बावजूद वो स्टूल में पास हो रही है। तो इस पेशेंट में भी एडिमा होगा। चलो वो भी नहीं है, अच्छी खासी प्रोटीन डाइजेस्ट हो रही है, अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब हो रहे हैं, बड़े आराम से वो लिवर में आ रहे हैं। मसला अब लिवर का है। ये अमाइनो एसिड जो लिवर में पहुंचे हैं, एल्ब्यूमिन यही बनती है। कौन बनाता है? लिवर के सेल्स। किससे? वो जो तुमने डाइट से ली थी प्रोटीन, उसके अमाइनो एसिड को रीअसेंबल करके उससे क्या करेगा? एल्ब्यूमिन की चेन बनाएगा और वो ब्लड में रिलीज हो जाएगी, आपको अच्छी खासी एल्ब्यूमिन मिल जाएगी, ठीक ठाक नॉर्मल हेमोग्लोबिन, नॉर्मल एल्ब्यूमिन लेवल होगी। लेकिन इस पेशेंट में खाया भी ठीक है उसने, एब्जॉर्ब भी सही हो रहा है, एल्ब्यूमिन बनी ही नहीं रही है। तो अब डिजीज किस चीज की है? लिवर की डिजीज है। जैसे खास तौर पे लिवर काफी फेल हो गया है, ये है जैसे सिरोसिस ऑफ लिवर। आपने देखा है क्रॉनिक हेपेटाइटिस में जो सिरोसिस ऑफ लिवर के पेशेंट होते हैं, उनका पेट फुला हुआ होता है। ये क्या होता है? असाइटिस। क्यों असाइटिस होती है? कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा हुआ होता है कि ऑन्कोटिक कम होता है? और ऑन्कोटिक कम होने की वजह क्या होती है? एल्ब्यूमिन। क्या खाते कम है? क्या नहीं, खाते भी ठीक है, एब्जॉर्प्शन भी सही होती है, लिवर बना ही नहीं रहा क्योंकि लिवर में सिरोसिस ऑफ लिवर। चलो पता चला सिरोसिस ऑफ लिवर का पेशेंट भी नहीं है, लिवर बना रहा है, बहुत अच्छी खासी एल्ब्यूमिन ब्लड में घूम भी रहा है। अब है वो जो आपने अभी कहा, क्योंकि यही ब्लड जब अब आपके किडनी से पास होगा ग्लोमेरुलस से, तो वहां से, क्योंकि ग्लोमेरुलस में गड़बड़ है, उसके जो कैपिलरीज हैं उसकी स्लिट्स इतनी बड़ी हैं कि ब्लड यहां से जब फिल्टर होता है तो आम हालात में प्रोटीन वहां से लीक नहीं होती, अब की बार लीक हो रही हैं। जब लीक हो रही हैं तो कहां आ रही हैं? यूरिन में। यूरिन में आ रही हैं तो वहां बढ़ रही हैं, वहां बढ़ रही हैं तो कहां कम हो रही हैं? ब्लड में कम हो रही है। उधर हो रही है हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया और वहां हो रहा है
हाइपर प्रोटीन यूरिया, हालांकि यूरिन में प्रोटीन होता ही नहीं है। एल्ब्यूमिन यूरिया क्यों हो रही है? क्योंकि ग्लोमेरुलस में प्रॉब्लम है। आप क्या करेंगे ऐसे पेशेंट में? पता चले कि ये हार्ट की वजह से है कि लिवर की वजह से है कि किडनी की वजह से है। आप अभी हार्ट की वजह से तब होगा जब हाइड्रोस्टेटिक बढ़ा हुआ होगा, एल्ब्यूमिन नॉर्मल होगी, लेकिन पता चला कि सीरम में एल्ब्यूमिन कम है, तो शक होगा दो चीजों का, खास तौर पे डाइट का तो इतना ना हो, लेकिन शक होगा दो का, किडनी का मसला है कि हार्ट का मसला, लिवर का मसला। सिंपली क्या करवाएं? सिंपली आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो लिवर का पता चल जाएगा, और उसके बाद आप पता लगाएं किसका, यूरिन में कितनी एल्ब्यूमिन है। 24 आवर्स यूरिन सैंपल लें। 24 आवर्स आप जब जाएंगे लेबोरेटरी वाले को कहेंगे कि 24 आवर्स का मुझे एल्ब्यूमिन यूरिन में टेस्ट करवाना है। आपको एक वेसल देंगे, जग जितना इतना होता है, वो आपको दे देंगे। वो कहेंगे कि ये आप पेशेंट को दे दें, और अभी से लेके अगले दिन तक 24 घंटे जो है आप उसका यूरिन इसमें कलेक्ट करवाएं। वो वॉशरूम में रख दें, जब भी यूरिन करने जाए 24 आवर में 10 दफ़ा जाए, 8 दफ़ा जाए, जितनी दफ़ा भी जाएगा उसमें यूरिन कलेक्ट करके सुबह को वो लेबोरेटरी आप दे आएंगे। वो 24 आवर यूरिन की कलेक्शन से सैंपल क्रिएट करेगा। वो सैंपल से वो दिखाएगा कि इसके अंदर 24 आवर्स में यूरिन में कितना एल्ब्यूमिन आया है। वैसे यूरिन में पूरे दिन के अंदर मुश्किल से कोई 10-15 मिलीग्राम से भी कम आता है ब्लड, इसमें एल्ब्यूमिन आता है। इसके अंदर पता चलेगा कि हो सकता है कि 4 ग्राम एल्ब्यूमिन 24 आवर में मौजूद हो। 4 ग्राम आप अंदाजा लगाएं इन दैट सैंपल ऑफ द यूरिन। अगर 3.5 ग्राम पर डे से बढ़ गया इन यूरिन, 3.5 ग्राम इन 24 आवर सैंपल में अगर एल्ब्यूमिन बढ़ी हुई है, तो फिर इस सिंड्रोम को कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और उसकी वजह क्या है? किडनी के ग्लोमेरुलस का प्रॉब्लम, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वगैरह। समझ गए? तो कंफर्म हो गया कि मसला किसका है? किडनी का मसला है। ये आपको 24 आवर, लेकिन सिरोसिस है तो सिरोसिस के पेशेंट में तो और बहुत सारी चीजें होती हैं। ये सारी चीजें आपको कंफर्म करनी पड़ेंगी कि ये ऑन्कोटिक की वजह से है कि हाइड्रोस्टेटिक की वजह से। हाइड्रोस्टेटिक की वजह से तो हार्ट, 3 मेन काज एडिमा के होते हैं, पेरिफेरल और ये पेरिफेरल एडिमा के 3 मेन काज हैं। एक राइट हार्ट फेलियर। राइट हार्ट फेलियर को कंफर्म करने के लिए आप क्या करा देंगे? इकोकार्डियोग्राफी करा दें। इको करवा देंगे, आपको बता देंगे कि राइट हार्ट फेलियर का काज भी क्या है, और उसकी वजह से फिर आप आगे से और चीजें कर सकते हो। किडनी को एक्सक्लूड करना है तो यूरिन की सैंपल कलेक्ट करके भेज दो। सिरोसिस वाले यानी हार्ट लिवर के पेशेंट को अगर कंफर्म करना है तो बहुत सारी चीजें हैं, उसके जो पैरामीटर्स हैं उनको आप देखने की कोशिश करें। 3 बड़े काजेज अगर आपने एक्सक्लूड कर दिए तो आप हिट कर लेंगे कि मसला क्या है, उस मसले के पीछे पड़ेंगे आप, और वो काज रिमूव करेंगे तो पेरिफेरल एडिमा जाएगा। इससे नहीं जाएगा, लेकिन फिलहाल आप कंजर्वेटिव थेरेपी दें। कंजर्वेटिव थेरेपी में आप क्या देंगे? इस पेशेंट को, जो पेरिफेरल एडिमा का पेशेंट है, अब यहां पर आप देखें कि पेरिफेरल एडिमा के पेशेंट को पहले पता लगाएं कि उसमें एडिमा किस टाइप का है। अब यहां पर आप देखें, यह है एंकिल एडिमा। ये देख रहे हैं, ये एंकिल एडिमा है। एंकिल एडिमा पे क्या करते हैं? जो आपका बोनी प्रोमिनेंस है, खासतौर पर मीडियल मेलिस, स्वेलिंग है दोनों की, आप उधर थंब रख के उसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, 2-4 सेकंड के लिए उसको प्रेस करके आप छोड़ देंगे। आप देखेंगे वहां डिप्रेशन रह जाएगी। इसको कहते हैं पिटिंग एडिमा। पिट रह जाएगी, ये इसको पिटिंग एडिमा कहते हैं। और ये पिटिंग एडिमा यहां पर मौजूद होगी। और ये मैंने बताया एंकिल के अराउंड अगर एडिमा है, दोनों एंकिल के अराउंड, तो काज मोस्टली कार्डियोजेनिक होगा। और होगा क्या? राइट हार्ट फेलियर। और राइट हार्ट फेलियर का सबसे बड़ा जो काज है वो है लेफ्ट हार्ट फेलियर। लेफ्ट हार्ट फेल होता है तो उसका लंग पे प्रेशर लंग पे तो राइट पे। इसका मकसद है कि इसको बायोवेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है। कैसे कंफर्म करेंगे? फौरन इसको इकोकार्डियोग्राफी करा दें कि हार्ट काम कर रहा है सही तरीके से कि नहीं कर रहा, और नहीं कर रहा तो उसकी वजह फिर आगे देख लेंगे क्या है, उसी हिसाब से फिर उसकी ट्रीटमेंट शुरू होगी, तब जाके एडिमा जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसे नहीं है कि जब तक ट्रीट ना हो तब तक एडिमा को रहने देंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम करें। ऑन्कोटिक का तो मसला है नहीं, ऐसे तो नहीं कि एल्ब्यूमिन और डाल देंगे इसके अंदर, जरूरत नहीं है। तो इसमें मसला क्या होता है? ऑन्कोटिक कि हाइड्रोस्टेटिक ज्यादा होना?
भाई हार्ट पंप नहीं कर रहा है तो पीछे ब्लड रुक रहा है तो वाल्स पे प्रेशर डाल रहा है, हाइड्रोस्टेटिक बढ़ाना। इस हाइड्रोस्टेटिक को कैसे कम करेंगे? हाँ, एस्प्रिन। क्यों? नहीं, एस्प्रिन से ब्लड प्रेशर कैसे कम होगा? नहीं, किसने कहा? एस्प्रिन ने बताया क्या आपको? ब्लड प्रेशर एस्प्रिन से बेटा ब्लड प्रेशर कम नहीं होता। एस्प्रिन से ब्लड प्रेशर कम नहीं होगा। ब्लड का प्रेशर कम करने का क्या रास्ता है? वेसल को पंक्चर कर दूं, हवा निकल जाए वहां से, फ्लूइड निकल जाए? क्या तरीका क्या हो सकता है? आपका ज़हन क्या बताता है? वेज़ोडाइलेटर भी दे सकते हैं, लेकिन वेज़ोडाइलेटर पर डायरेक्ट जंप करेंगे तो ब्लड प्रेशर बड़ा फॉल करेगा। ये ना करें आप। वो भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका है, लेकिन मसला तो हल नहीं होगा। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर तो फिर भी रहेगा। फीट से वो फ्लूइड जो है वो दूसरी जगह जाएगा, चलो ठीक है, फीट की, फिर आप खड़े हो जाएंगे, फिर हो जाएगा। बाहर क्या निकालेंगे? फ्लूइड बाहर निकालेंगे। प्रेशर अंदर कम हो, फ्लूइड बाहर निकालने का आसान तरीका क्या है? सिरिंज से ब्लड कैसे बाहर निकालेंगे? आपको ब्लड बाहर निकालना है कि प्लाज्मा बाहर निकालना है? प्लाज्मा, तो उससे वाटर, प्लाज्मा प्रोटीन नहीं, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन भी बाहर निकाल दोगे तो ऑन्कोटिक भी कम हो जाएगा। और वाटर बाहर निकालने का फिजियोलॉजिक तरीका क्या है? यूरिन का वॉल्यूम बढ़ाओ। वो जो यूरिन तुम दिन में 3 दफा कर रहे हो, इस दफा दिन में 6 दफा। पानी ज्यादा पिएंगे तो वही निकल आएगा, तो फिर प्रेशर कैसे जाएगा? पानी कम पिए। भाई पानी नहीं पिए, ये कोई तरीका है? उस पेशेंट को बोलोगे गर्मी बहुत है लेकिन पानी तो मैं नहीं पीना है, वो तो गश खा के गिर भी आएगा। आप यूरिन को बढ़ाएं, और बढ़ाने के लिए मेडिकेशन होती है जिसको हम डायूरेटिक्स कहते हैं। आप डायूरेटिक्स करें, उससे क्या होगा? ब्लड का प्रेशर कम होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम होगा, आपका वॉल्यूम। उसका इलाज ही शुरू में तो उसका इलाज ही यही है। अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम है तो आपको हाई सीलिंग डायूरेटिक्स देनी पड़ेगी, जिसको हम लूप डायूरेटिक्स कहते हैं। अगर थोड़ा बहुत है तो कंटिन्यूसली आप उसको थायजाइड डायूरेटिक्स दे देंगे। फिलहाल तो आप उसको इससे रखें, लेकिन उसको कहें कि पानी का जो कंजप्शन है वो भी थोड़ा मॉडरेट रखे। ये बार बार ऐसे 6-6 गिलास पानी पीने वाली पागलपन न करे, ना ही वो साल्ट की रेस्ट्रिक्शन भी करे, क्योंकि आपको पता है जितना साल्ट सोडियम ज्यादा होता है उससे उतनी रिटेंशन होती है फ्लूइड की, क्योंकि सोडियम अकेला नहीं घूमता, सोडियम अपने साथ वाटर को भी रखता है, इसलिए हाइड्रोस्टेटिक बढ़ जाता है। तो आप वाटर में उमूमन वाटर की रेस्ट्रिक्शन और साथ में साल्ट की रेस्ट्रिक्शन भी करें। इससे क्या होगा? इससे एडिमा थोड़ा सा उसका बेटर होना शुरू होगा, लेकिन उसका काज नहीं जाएगा। काज को ट्रीट करना होगा आपको, लेकिन शुरुआत में आप ये करेंगे अंदर से। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, लेकिन अगर आपको पता चले कि ऑन्कोटिक प्रेशर का गड़बड़ है तो उसमें प्लाज्मा प्रोटीन कम, एल्ब्यूमिन कम है, अब आप क्या करेंगे? वो जब एल्ब्यूमिन कम होता है तो वजह 2 होती हैं। एक आपका सिरोसिस ऑफ लिवर है जिसमें सिंथेसिस नहीं हो रही है आपके एल्ब्यूमिन की, और दूसरा एक्सक्रीट ज्यादा हो रहा है। अब उसका फिलहाल तो कोई इलाज नहीं है, इलाज यही है कि लिवर को ठीक करें। अब ठीक, अब सिरोटिक लिवर को क्या ठीक करेंगे आप? इसके दो हो जाती है, लिवर की ट्रांसप्लांटेशन करवा दें, या दूसरा जो है वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, उसमें कैसे होगा? उसको या तो किडनीज को ठीक करें, रीनल ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन जब तक ट्रांसप्लांट हो तब तक इस एडिमा को कैसे ठीक किया जाए? वो जो आप लीक कर रहे हैं एल्ब्यूमिन, बेटा बात नहीं कर प्लीज, वो जो आप लीक हो रहा है क्या एल्ब्यूमिन, वो एल्ब्यूमिन बाहर से दे दें। कैसे बाहर से देंगे? एल्ब्यूमिन की इंजेक्शन आती है, ट्रांसफ्यूजन आती है, 50 ml की छोटी सी एल्ब्यूमिन की बोतल होती है, वो आप उसको लगवा दें। लेकिन समझ लें कि ये 3-4 दिन तक चलेगी, क्योंकि एल्ब्यूमिन का इतना हाफ लाइफ नहीं होता, और उससे ज़्यादा उसका 1 ग्राम आधा ग्राम उसका बढ़ेगा। और वो छोटी सी 50 ml की जो छोटी सी बॉटल होती है उसकी कीमत कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये। आप अंदाज़ा लगाएं, अल्लाह ताला ने डेली एल्ब्यूमिन का कितना ज़बरदस्त मुफ्त में सोर्स आपको दे दिया है। इंसान जो है ना, ये जो आप खड़ा है ना इंसान, ये एक तरह से देखा जाए अरबों का है, अरबों का, मिलियंस एंड बिलियंस का एक इंसान है। आप अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ आप नीज दूसरे डलवा दें, कम से कम 30 लाख उसका खर्चा है। मुफ्त के 2 नीज आपने, अल्लाह ताला ने आपको नेचुरल दे दिए। ये सिर्फ 2 नीज की मैं बात कर रहा हूँ। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसकी एक छोटी बच्ची थी जो पैदा हुई थी, उसको हियरिंग का मसला था। आपने थोड़ी एनाटॉमी देखी होगी ईयर की, ईयर में मिडिल ईयर होता है, मिडिल ईयर के अंदर 2-3 छोटे से बोन्स होते हैं। उन बोन्स के अंदर कुछ मसला था, वो उनके स्क्लेरोसिस हो गई थी, जिसकी वजह से
वो वाइब्रेशन नहीं कर रहे थे तो आगे हियरिंग का मामला बन नहीं रहा था। अब वो एज थी उसकी बच्ची की, क्या उसकी एज, बच्ची की अभी ग्रोइंग एज थी। अब जो सुनेगी नहीं तो लर्निंग कैसे होगी? वो हियरिंग नहीं कर रही थी, उसको हियरिंग नहीं हो रही। कैसे पता चला? जैसे बच्चियां बड़ी, बच्चा जैसे बड़ा होता है तो रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। आप अगर उसको इस तरीके से करेंगे तो इस तरीके से देखेगा, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर। बाकी उसकी थी एक्टिविटियां सेम थी लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, इसे आइडिया हुआ कम्युनिकेशन नहीं है। अगर सुनेगा नहीं तो बोलेगा भी नहीं। अब सिर्फ उसको बोलो, टंग तो सही थी भाई, वो बोलते हम कौन सी चीजें जो हम पहले सुनते हैं। आप चाहे यहां किसी गांव में पैदा हो, आपको मैं लंदन छोड़ के आ जाऊं, 4 साल बाद जाऊंगा, आप फर इंग्लिश बोलेंगे, हालांकि पढ़े लिखे भी नहीं होंगे, क्योंकि ब्रेन में जो फीड किया जाएगा, जो इंस्टॉल किया जाएगा, वही लैंग्वेज आप बोलेंगे। तो इसका मकसद यह है कि जो सुनेंगे ही नहीं, आपने देखा है डेफ जो होते हैं वो डम भी होते हैं। जो बाय बर्थ डेफ होते हैं दे आर डम आल्सो। भाई डेफनेस अलग चीज है, डमनेस अलग चीज है, तो डेफ डम क्यों होते हैं? फिर वो इसलिए होते हैं, बचपन से उन्होंने वो चीज सुनी ही नहीं होती लैंग्वेज। तो इसका मकसद है कि ये बड़ा अलार्मिंग था। बच्ची एक खास तौर पे जो बड़ी हो रही है, उसके लर्निंग का टाइम है ना, उसको स्पीच ना, वो तो गूंगी भी हो जाएगी। फिर वो जब मेरे पास आई तो हम उस जमाने में हेड एंड नेक कर रहे थे। जब ईयर की बात आई तो मैंने उसको कहा कि इसको जाके आगा खान दिखाओ, ENT स्पेशलिस्ट जो पीडियाट्रिक होते हैं, उनको दिखाओ, उससे मदद लो, उसको बोलो वो क्या कहता है, इसकी क्या रेमेडी है। मुझे अंदाजा यही हो रहा है कि या तो इसका इनर ईयर का मसला है या इसका मिडिल ईयर का मसला है। वहां जाके पता चला कि इसका इनर ईयर में कॉक्लिया का मसला है, कॉक्लिया जहां से नर्व निकलती है, लेकिन उसका इलाज भी था। आगा खान वाले तो आपको पता है उनके पास हर इलाज होता है, बस सिर्फ आपके पास जेब में पैसे होने चाहिए। हर टेक्नोलॉजी वो ले आते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट की सर्जरी हो रही थी वहां पर, कॉक्लियर इम्प्लांट, ये मेरे लिए खुद मतलब हैरत की बात है, पाकिस्तान में हो रही। कॉक्लिया ही नया डाला उसको, जहां से नर्व इमर्ज होती है। एंड यू कैन बिलीव 3 हफ्ते के अंदर अंदर उसकी हियरिंग कैपेबिलिटी वापस आ। लेकिन आपको पता है उसका खर्चा कितना था? सिर्फ एक साइड के कॉक्लियर इम्प्लांट का खर्चा था 30 लाख, जबकि उसको दोनों साइडों पे थे। लेकिन फिलहाल एक में तो शुरू तो हो गया कम से कम हियरिंग का मामला। बाद में मुझे तो वो नहीं मिली, लेकिन यह है कि बाद में दूसरे साइड का भी उन्होंने करा लिया होगा। तो अब अंदाजा लगाएं 2 छोटे से कॉक्लिया का की प्राइस जो है वो कम से कम कोई आधा करोड़ से ज्यादा है। 2 मुफ्त में दे दिया अल्लाह ताला ने आपको। ये सिर्फ क्या हार्ट की ट्रांसप्लांट, हार्ट मुफ्त में दे दिया आपको। इंसान जो है ना ये बिलियंस ऑफ रुपीज का है। खुद कभी आप खुद को गरीब न कहे। जब कोई चीज कम है तो आप देखें उसकी रिप्लेसमेंट का खर्चा कितना है। तो अल्लाह ताला का हर लम्हा शुक्र अदा करना चाहिए कि इंसान को अल्लाह ताला ने इतना मुकम्मल पैदा किया। अंडरस्टैंड? सो दिस इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल हियर। तो वहां पर मैंने बताया एल्ब्यूमिन जो है, ये आपको एल्ब्यूमिन हर दूसरे दिन लगानी पड़ेगी। लेकिन ये हल नहीं है उसका, बट फिलहाल तो ठीक करें आप उसको। हल उसका यह है कि उसका लिवर ट्रांसप्लांट, जो आपको पता है कि अब तो ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, वरना किसी जमाने में इंडिया जाते थे लोग, कम से कम 1 करोड़ का खर्चा था। रीनल ट्रांसप्लांट है, रीनल ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में बहुत वर्षों से हो रहा है। अदीब रिजवी साहब कर रहे हैं शुरू से ही, और अब तो काफ़ी अस्पतालों में हो रहा है। लेकिन उसका हल यही है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कोई इलाज नहीं है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो सिंड्रोम है, लेकिन उसके काजेज जो हैं 7-8 हैं, और 7-8 में किसी का इलाज नहीं है। एक दफ़ा शुरू हुआ तो ये हमेशा ख़त्म होकर आखिर में एंड स्टेज डिजीज तक पहुंच जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर दोनों किडनियाँ ख़त्म हो गई तो फिर आप जिंदा एक ही चीज़ पे रह सकते हो, वो डायलिसिस है। अब सारी ज़िंदगी डायलिसिस पे कौन रहेगा? इसका हल है एक, वो है रीनल ट्रांसप्लांट। एक किडनी दूसरी कहीं से डोनेट करवा के आपको दी जाए। इसका मुस्तकिल हल यही है। तो यहां पर पहले आप डायरेक्ट डायग्नोस, पहले आप इस लेवल पे डायग्नोस तो करें कि है क्या मसला। तो ये इसको कहते हैं पिटिंग इडीमा। और पिटिंग इडीमा मैंने बताया, अगर किडनी की वजह से मसला है, ऑन्कोटिक प्रेशर का प्रॉब्लम है, प्लाज्मा प्रोटीन लीक कर रही हैं, तो ज्यादातर जो इडीमा आपको होगी ना वो फेस के अराउंड होगी। यहां पर पेरिफेरल इडीमा, इसको पेरी आर्बिटल इडीमा कहते हैं। आंखें इस तरीके से सूजी हुई होंगी, ये आर्बिट वगैरह, ये फेस थोड़ा सा सोलिन होगा। यहां आगे इडीमा अगर आपको नजर आए ना तो ये मोस्ट प्रोबेबली किडनी की वजह से होती है। हार्ट की वजह से हो तो मोस्ट प्रोबेबली ये एंकल्स के अराउंड होती है। दूसरी जगह भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एंकल के अराउंड होती है। लिवर की वजह से अगर हो रही हो ना तो मोस्ट प्रोबेबली एसाइटिस से आता है पेशेंट। हालांकि दूसरी जगहों पे भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर लिवर सिरोसिस की वजह से जो ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाता है एल्ब्यूमिन न बनने की वजह से, उससे पेशेंट की प्रेजेंटेशन ज्यादातर एसाइटिस से आती है। पेरिटोनियल फ्लूइड के अंदर एक्सेसिव फ्लूइड, थोड़ा फ्लूइड तो होता है, एक्सेसिव फ्लूइड। और अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एल्ब्यूमिन बहुत ज्यादा लीक कर रहे हैं पेशेंट,
तो वो ज्यादातर पेरी ऑर्बिटल एडिमा से आएगा, यानी फेस पर और ऑर्बिट पर, जहां पे ये जो लूज है ना, इस जगह पे स्वेलिंग हो जाएगी। और अगर हार्ट में राइट हार्ट फेलियर है तो उससे ज्यादातर एंकल एडिमा से पेशेंट आएगा। समझ गए? तो ये पैथोफिजियोलॉजी होती है। और असल चीज ये है कि फ्लूइड को दो चीजें, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को कम करो और ऑन्कोटिक को बढ़ाओ। अगर मसला हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का है तो डायूरेटिक्स दें जब तक काज का पता चले और जब तक काज की आपको रेमेडी मिले, परमानेंट काज जो भी है इसका परमानेंट ट्रीटमेंट, वरना आप उसको लगा दें डायूरेटिक्स पर। या अगर लिवर का मसला है और नेफ्रोटिक सिंड्रोम का प्रॉब्लम है तो एल्ब्यूमिन दें उसको, हर दूसरे तीसरे दिन आपको वो 5,000 रुपए की एल्ब्यूमिन लगवानी पड़ेगी जब तक उसका मसला हल करें। लेकिन जब आप एल्ब्यूमिन लगाते हैं तो उसमें सिर्फ ऑन्कोटिक प्रेशर को नहीं बढ़ाना होता, साथ साथ हाइड्रोस्टैटिक को भी थोड़ा सा कम रखें, उसको भी डायूरेटिक्स देते हैं, ज्यादा ना सही लेकिन देते हैं उसको भी डायूरेटिक्स। तो जहां पर उन्होंने आपने देखा कि ये पिटिंग एडिमा, अब अगर आप देखेंगे ना पिटिंग एडिमा को, तो पिटिंग एडिमा के बेसिकली कुछ ग्रेड्स होते हैं, थोड़ा सा आप उसको देखने की कोशिश करेंगे। एक ये है कि अगर आप थंब अंदर डालें और जब छोड़ें तो वो 2 mm तक की अगर पिट बन जाए, 2 mm तक की पिट बन जाए और इतनी अगर पिट बन गई है तो ये ग्रेड 1 कहलाता है। इसका मकसद है कि ग्रेड 1 इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अब देखें, आप प्रेशर डालते हैं, थोड़ी देर के लिए प्रेशर डाल के अब छोड़ रहा है, आप अपने खुद भी अभी प्रेशर डालेंगे ना, पिट बनेगी लेकिन फौरन गायब हो जाएगी। तो अगर पिट बन जाए तकरीबन फौरन गायब हो जाए तो ये ग्रेड 1 है। लेकिन अगर आप प्रेशर डालें 2 mm से ज्यादा है और ये पिट 15 सेकंड तक रहे अगर, तो ये ग्रेड 2 है। इसका मकसद थोड़ा ज्यादा है इसके अंदर। लेकिन अगर यही पिट 5 mm तक जाए और उसके बाद ये तकरीबन 1 मिनट तक रहे पिट, तो ये ग्रेड 3 है। और ऐसा ही अगर फॉर एग्जांपल 8 mm तक जाए और 2 से 3 मिनट आप लगा के आए और इसे घूम के वापस आए, अभी भी पिट है यहां पर, तो ये ग्रेड 4 है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये ज्यादा है कि कम है। ज्यादा है तो उस हिसाब से आप डायूरेटिक्स देंगे, उस हिसाब से उसको ट्रीट करेंगे। लेकिन काज का पता लगाना जरूरी है। ये नहीं है कि बस एडिमा हो गया, ठीक कर दिया आपने, एडिमा कम हो गया, वजह क्या है ये दोबारा आ जाएगा। ये सारी जिंदगी डायूरेटिक्स लेने पड़ेंगे इसको, जब तक आप उसका हल नहीं ढूंढेंगे। और हल उसका है हार्ट का प्रॉब्लम, उसको ठीक रखना होगा। अब अगर एक फॉर एग्जांपल आप ये चीज देखते हैं, पिटिंग एडिमा है, कुछ पेशेंट्स के अंदर नॉन पिटिंग एडिमा भी होती है। नॉन पिटिंग एडिमा क्यों होती है? उसकी वजह कुछ और है, लेकिन हम जो इस वक्त कर रहे हैं ना वो पिटिंग एडिमा की तरफ ज्यादा है। नॉन पिटिंग एडिमा की वजह कुछ और है। उसकी वजह ना तो ऑन्कोटिक प्रेशर है ना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उसका वो मसला नहीं है। उसका मसला क्या है इसको आप समझें। कुछ लोगों में होता है थायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम, थायराइड डिजीजेस। एक होती है हाइपरथायराइडिज्म, एक होता है हाइपोथायराइडिज्म में T3 T4 नहीं बन रहा होता, तो मेटाबॉलिक रेट हाई होता है कि लो? कम। जब लो होगा तो टेम्परेचर ज्यादा कि कम? कम होगा तो ठंडा होगा आदमी, इतना कुछ कि इवन गर्मियों के अंदर भी वो कंबल पहन के सोया हुआ होगा। इसको कहते हैं कोल्ड इंटॉलरेंस। वो ठंड को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर गर्मी ही नहीं है, मेटाबॉलिक रेट हाई नहीं है, उसका नॉर्मल नहीं है। ऐसा पेशेंट उमूमन क्या होगा, स्लगिश उसकी एक्टिविटी होगी। उसके जो सबस्ट्रेट होंगे जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह, ये टूट रहे होंगे ज्यादा कि टूटेंगे नहीं, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट ही नहीं है उसका। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट जो आप खा रहे हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू में कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल होगा कि जमा होगा, वो मिक्सोमेटस सब्सटेंस बन जाएगा और वो सिर्फ जमा नहीं होगा, वाटर को भी जमा करेगा, इससे एडिमा होगी। अब उसमें सिर्फ फ्लूइड है कि मिक्सोमेटस सब्सटेंस भी है? इसी को कहते हैं मिक्सिडीमा। ये हाइपोथायराइडिज्म में होता है। पेशेंट को जैसे आप ऐसे प्रेस करेंगे पिट बनेगी, लेकिन आप ऐसे करेंगे क्योंकि अंदर फ्लूइड नहीं है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट भी है, इसलिए पिट बनती नहीं है। इसको नॉन पिटिंग एडिमा कहते हैं। तो जब आपको नॉन पिटिंग एडिमा मिले तो आप समझ जाना कि ये पिटिंग एडिमा नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये हार्ट वाला और वो फ्लूइड जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला या ये वो मसला नहीं है। ये ओवरऑल आप देखेंगे कि मुंह सूजा हुआ हर जगह से इस तरीके से, वो ऐसा पेशेंट एक दफा मिक्सिडीमा का पेशेंट आपने देख लिया ना, अगर जिंदगी भर उसको आप भूल नहीं पाएंगे। क्लियर कट पेशेंट मिक्सिडीमा का, मोस्टली वो फीमेल होती है क्योंकि थायराइड डिजीज 5:1 रेशो होता है, फीमेल टू मेल रेशो। मैंने जितनी भी 2-4 फीमेल देखी, जो पेशेंट देखी हैं, सब फीमेल, और अभी तक मैं उनके चेहरे नहीं भूल सका। और
पेशेंट में उमूमन क्या होगा, हर जगह एडिमा होती है, वोकल कॉर्ड्स पे एडिमा, तो उसकी आवाज जो है ना फ्रॉग लाइक हो जाती है। कहते हैं कि एडिमा के पेशेंट को आप टेलीफोन पे डायग्नोस कर सकते हो, वो आपसे सिर्फ बात कर ले बस। तो जिसको आप टेलीफोन पे कर सकते हो, उसको देखने के बाद तो आपको जिंदगी भर वो प्रिंट हो जाएगा कि एडिमा के पेशेंट ऐसे होते हैं, मिक्स एडिमा के पेशेंट, हाइपोथायराइडिज्म जिसको हम कहते हैं। लेकिन हम बात हाइपोथायराइडिज्म की नहीं, हम पेरिफेरल एडिमा की कर रहे हैं। और इस पेरिफेरल एडिमा में आप देखेंगे इस किस्म के पेशेंट्स, अब इसकी जो रिस्क फैक्टर्स ये यहाँ पर ज़्यादातर है, ये मेडिकेशन की वजह से भी हो जाता है, कुछ मेडिसिन होती हैं उसकी वजह से भी, ज़्यादा एक सिटिंग और स्टैंडिंग पोस्चर में आप देखें, जो लोग चौकीदार वगैरह 8-8 घंटे एक पोस्चर में होते हैं, उनके फीट देखें, स्वेलिंग हो जाती है फीट में, एडिमा उनसे भी हो सकता है। लेकिन मसला वो है, हम जो कह रहे हैं 3 मेन जो एडिमा के काजेज हैं ना, वो हमेशा आप जहन में रखें, एक हार्ट, एक लिवर, एक किडनी। ज्यादातर जो सीरियस पेशेंट होते हैं ना एडिमा के, वो इन 3 डिजीज से आएंगे आपके पास, मोस्टली ऑलमोस्ट यूं समझ 90% पेशेंट इन्हीं 3 से घूमेंगे, बाकी 2-3 कुछ और हो सकते हैं। यही ज्यादातर पेशेंट आपको मिलते हैं यहाँ पर। और ये आप फिर ट्रीटमेंट मैंने बताया, अगर माइल्ड केस है तो ये खुद भी सही हो जाएगा, सिर्फ आप पानी वगैरह थोड़ा सा कम लें, साल्ट की रेस्ट्रिक्शन करें, वो पेशेंट इस तरीके से उमूमन ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर माइल्ड टाइप से थोड़ा सा सीवियर की तरफ निकल गया तो फिर आपको डायूरेटिक्स भी साथ में इस्तेमाल करना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्शन जारी रहेगी, ऐसे नहीं कि अब मैं डायूरेटिक्स यूज कर रहा हूं, दवा के पानी पीऊं, अब साल्ट वाल्ट भी चलेगा, नहीं, वो भी रहे, अब डायूरेटिक्स एक्स्ट्रा आप दे देंगे। और अगर फॉर एग्जांपल और ज्यादा क्रॉनिक केसेस होते हैं, हमेशा रहता ही रहता है, तो आप स्टॉकिंग बांधेंगे, जैसे आपने क्रेप बैंडेजेस वगैरह होती हैं, वो आप उसके साथ उस तरीके से, यहाँ पर कंप्रेसिंग सॉक्स होते हैं, मिलते हैं उमूमन आपके फार्मेसी शॉप्स पर, वो कंप्रेसिंग सॉक्स, ताकि उधर फ्लूइड जमा ना हो वहां पर, वरना स्वेलिंग होगी तो आपको पेन भी होगा। और इन चीजों को लेके, तो दिस इज व्हाट वी कॉल हियर द ट्रीटमेंट ऑफ क्या चीज, पेरिफेरल एडिमा। ये अभी तक जितना भी मैंने बताया ये क्या है, पेरिफेरल एडिमा है। मामला राइट हार्ट से निकला है, किडनी तक आया है और लिवर तक। आपको पेशेंट की प्रेजेंटेशन मिलेगी। अब जाहिर है अगर लिवर का होगा तो लिवर सिरोसिस के और मसले भी होंगे, किडनी का होगा तो किडनी से रिलेटेड हो सकता है सिम्टम्स हो सकता है ना हो, लेकिन ये मसला अपने आप में है। तो डिग आउट करें मसला क्या है। अगर फॉर एग्जांपल ये पता चल जाए कि है एल्ब्यूमिन का मसला, तो लिवर में ओके हो गया तो किडनी, पर किडनी से क्या करते हैं, रीनल बायोप्सी ले लेते हैं, देखें मसला क्या है, क्योंकि बिल्लाखिर आपको फिर इलाज किडनी का करना पड़ेगा। और लिवर सिरोसिस है तो आपको लिवर सिरोसिस का इलाज करना पड़ेगा, उसका तो कोई इलाज है ही नहीं, सवाए इसके कि रीनल आपको लिवर ट्रांसप्लांट करा जाए। समझिए, ये पेरिफेरल एडिमा है। लेकिन मसला सिर्फ पेरिफेरल एडिमा का नहीं है, अगर गड़बड़ राइट पे नहीं लेफ्ट पे है, तो लेफ्ट हार्ट पे अगर गड़बड़ है, फेलियर लेफ्ट हार्ट का है, अगर राइट पे तो बाद में आएगा, अभी नहीं आया चलो, तो पल्मोनरी एडिमा होगा। आप जरा 5 मिनट करेंगे तो आपको मैं कराता हूं पल्मोनरी एडिमा। यह आपका दूसरा टॉपिक है। एडिमा है, बात तो अभी तक समझ में आपको आ गई होगी कि एडिमा होता क्यों है। 2 ही चीजें, ऑन्कोटिक, हाइड्रोस्टेटिक, इन दोनों का मुकाबला है। लेकिन एक तीसरा फैक्टर भी बीच में आ सकता है, और वो तीसरा फैक्टर है कैपिलरी परमिएबिलिटी। कैपिलरी परमिएबिलिटी, अगर कैपिलरीज के बीच में होल्स बड़े हो जाएं, अगर जो इन्फ्लेमेशन से हो जाता है, लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन में हो गई तो एडिमा होगी जरूर, लेकिन वो एडिमा यूनिलेटरल होगी, जिस जगह प्रॉब्लम होगा उधर होगी। अगर आपको राइट फुट में है तो स्वेलिंग राइट में होगी कि दोनों में होगी, इन्फ्लेमेशन राइट में है और लेफ्ट कहेगा कि मैं क्यों पीछे रहूं, या थोड़ा सा मैं भी स्वेलिंग हो जाता हूं, ये ऐसे होगा क्या भाई, जहां होगी उधर होगी। लेकिन हार्ट का प्रॉब्लम होगा तो दोनों में होगी, तो आइडिया हो जाएगा कि अगर यूनिलेटरल है तो मोस्ट प्रॉब्लली इन्फ्लेमेटरी काज हो सकता है। और इन्फ्लेमेटरी काज में हाइड्रोस्टेटिक नहीं, ऑन्कोटिक नहीं, कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। भाई कांस्टेंट रहेगी यकीनन, लेकिन यह है कि आप जब सो जाएंगे तो इंकल वाली थोड़ी सी कम हो जाएगी, वरना तो कांस्टेंट रहेगी। क्यों नहीं रहेगी कांस्टेंट, आपने तो इलाज ही नहीं करवाया। कब, जब वो, अब देखें मैंने बताया ना, नॉर्मल इंसान में हो जाती है, अगर इस किसी की मॉडरेट है तो वो ठीक भी खुद हो जाएगी। मैंने कहा ना, अगर आप सिटिंग कंडीशन में 8 घंटे ऐसे बैठे हुए हैं, स्वेलिंग हो जाएगी आपके फीट में। चौकीदार खड़े होते हैं ऐसे 10-10 घंटे, स्वेलिंग हो जाएगी, ये नॉर्मल है। जब वो सो जाएगा तो आराम से वो सेटल हो जाएगी, उसको कोई डिजीज तो नहीं है, पोस्चर की वजह से, ग्रेविटी की वजह से हो गई है, उसको हो गई है तो वो ठीक भी खुद ही हो जाएगी। तो उसके लिए तो दैट विल एक्चुअली बी ट्रीटेड बाय इट्स ओन, वो खुद ही सही हो जाती है।
ठीक है, आप 2 मिनट गैप करें तो फिर मैं आपको पल्मोनरी एडिमा समझाऊँ। ओके, नाउ क्वाइट प्लीज। अब देखिए, ये दूसरा जो टॉपिक है आपका, ये फिर एडिमा है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी में जाने की इतनी खास जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी सेम है एडिमा की। ये पल्मोनरी एडिमा है। मसला किधर है? अब पल्मोनरी एडिमा आपको पता है कि लंग्स से जो रास्ता जाता है वो हार्ट की तरफ है, और अगर हार्ट की तरफ है तो मोस्ट प्रोबेबली ये एडिमा हार्ट को लेके होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। हार्ट बिल्कुल ठीक है, फिर भी पल्मोनरी एडिमा हो सकती है, क्योंकि हमारे पास से 3 फैक्टर्स हैं जो एडिमा को डिटरमाइन करते हैं। एक फैक्टर है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब उसके बढ़ने की क्या वजह होगी? यहां लेफ्ट हार्ट पंप नहीं कर रहा है। अगर लेफ्ट हार्ट पंप नहीं कर रहा है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट हार्ट फेलियर है, तो लेफ्ट हार्ट के पंप न करने से क्या होगा? ब्लड जो होगा लेफ्ट साइड पे रुकेगा। ये रुकेगा तो इसका प्रेशर किस चीज पे आएगा? इंफीरियर सुपीरियर वेना कवा के पे 4 पल्मोनरी वेन्स पे, लेफ्ट साइड पे वही होती है, और ये 4 पल्मोनरी वेन्स 2 लंग्स की तरफ जाती हैं। तो फिर प्रेशर किस पे आएगा? 4 पल्मोनरी वेन्स से होता होता पल्मोनरी कैपिलरीज पे, और अब के बाद पल्मोनरी कैपिलरीज पे क्या बढ़ेगा? ऑन्कोटिक कम होगा कि हाइड्रोस्टैटिक बढ़ेगा? और हाइड्रोस्टैटिक बढ़ेगा तो वहां से फ्लूइड लीक हो जाएगा एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा फ्लूइड लीक हो जाएगा तो कहां जाएगा? पल्मोनरी इंटरस्टिशियम में, और पल्मोनरी इंटरस्टिशियम के बाद वो जो एल्विला हैं, ये आप खुद सोच सकते हो कि एल्विला इतने थिन होते हैं कि वो पानी एल्विला में भर जाएगा। इसी को पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। शुरू में पल्मोनरी एडिमा क्या होगा? बेजल साइड पे होगा, क्योंकि खड़ा जब हो जाएगा ना बंदा, तो थोड़ा फ्लूइड होता है, तो थोड़ा फ्लूइड ऊपर जमा ज्यादा होगा कि नीचे जमा ज्यादा होगा? तो नीचे होगा। और स्टेथोस्कोप जब यहां रखेंगे आप, और स्टेथोस्कोप रख के जब आप सांस लेने के लिए पेशेंट को बोलेंगे, तो क्योंकि सांस उसमें जाएगी एल्विला में, और वहां पानी भरा हुआ है, तो वो गड़गड़ की आवाज आएगी, क्रैकलिंग साउंड आएगा आपको, जिसको हम क्रेपिटेशंस कहते हैं, बेजल क्रैप्स, तो खास तौर पे यहां। लेकिन रखते जाएं, अगर यहां भी हो रहा है, इसका मकसद ये कि खासी हद तक पानी भर चुका है। और जब आदमी क्रिटिकल लेवल पे होता है ना, तो इधर रखने से भी पानी है, इसका मकसद है कि बाल्टी यहां तक भरी हुई है। अब जब एल्विला में पानी भरा हुआ होगा तो वहां तो एयर जाएगा ही नहीं, और एल्विला के अराउंड मौजूद होती हैं ब्लड वेसल्स, उधर से ऑक्सीजनेशन होती है, तो एल्विला तो पानी भरा हुआ है, वहां तो गैसेज, एयर ही नहीं जाएगी। एयर नहीं जाएगी तो ऑक्सीजनेशन ब्लड का होगा नहीं, पेशेंट में हाइपोक्सिया। तो दिस विल लीड हियर टू द हाइपोक्सिक कंडीशन, डिप्राइव्ड ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन आपको होगी नहीं इतनी ज्यादा। क्यों नहीं होगी भाई? लंग के अंदर इस एल्विला में जो पानी भर जाएगा, तो बाहर से ब्लड वेसल से घूम के ब्लड जाएगा तो सही, ऑक्सीजन उनको मिलेगा ही नहीं। तो ओवरऑल आपके बॉडी के अंदर, ऐसे पेशेंट के अंदर फिर आपको मैंने बताया आर्टीरियल ब्लड गैसेस वगैरह हमें करनी पड़ती हैं अगर क्रिटिकली पेशेंट इल है और पहुंचता है यहां पर। पल्मोनरी एडिमा में मैंने बताया कि फैक्टर्स ये 3 हैं, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का बढ़ना, ऑन्कोटिक का कम होना, और कैपिलरी परमिबिलिटी का इंक्रीज होना। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्यों बढ़ा? अब ये भी बताया मैंने। क्या चीज? राइट हार्ट फेलियर, सॉरी लेफ्ट हार्ट फेलियर। ऑन्कोटिक प्रेशर क्यों? एल्ब्यूमिन लेस। अब एल्ब्यूमिन लेस में तो पेरिफेरल एडिमा होती है भाई, पेरिफेरल नहीं, ये भी हो जाएगी फिर, अब हर जगह होगी, क्योंकि एल्ब्यूमिन सिर्फ पेरिफेरी में कम है कि हर जगह कम है। तो इसका मकसद है कि इस किस्म की एडिमा, पल्मोनरी एडिमा हर जगह होगी। तो पल्मोनरी एडिमा कैन हैपन बिकॉज ऑफ दिस, लेकिन उसकी मेन वजह यकीनन हार्ट है, कार्डियोजेनिक काज, लेकिन उसके अलावा लंग्स के भी काज हो सकते हैं। और ये अगर हाइड्रोस्टैटिक ऑन्कोटिक के अलावा आप देखें कैपिलरी परमेबिलिटी, अगर कैपिलरीज की परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई, और वो क्यों होती है? जब इन्फ्लेमेशन होती है, जब कोई इन्फेक्शन हो जाए। इन्फेक्शन क्यों? जैसे नमूनिया हो गई। अगर नमूनिया वगैरह हो जाए तो आप क्या कहते हो? क्या ऐसे ही फ्लूइड रहेगा कि ज्यादा लीक होगा? क्योंकि कैपिलरी परमेबिलिटी हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन में आपको पता है कि इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी हो जाती है बिकॉज ऑफ डैमेज टू द एंडोथेलियम, और एंडोथेलियम के डैमेज की वजह से फ्लूइड ज्यादा आ जाएगा। और अब की बार सिर्फ फ्लूइड आम सा नहीं होगा, उसमें काफी प्रोटीन भी होगा और इवन आरबीसी भी होंगी। तो पेशेंट के अंदर पल्मोनरी एडिमा हो जाती है। एल्विलाई के अंदर इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड होता है, इसमें इन्फ्लेमेटरी होगा। लेकिन वो जो राइट हार्ट फेलियर हो गया था, जिसकी वजह से पीछे ब्लड जमा हुआ है, जिसकी वजह से फ्लूइड बाहर आया है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, वहां फ्लूइड इन्फ्लेमेटरी होता है कि नॉन इन्फ्लेमेटरी? कार्डियोजेनिक अगर हो काज तो उसमें इन्फ्लेमेटरी कि नॉन इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड? उसमें प्रोटीन नहीं होती, उसको ट्रांसुडेट कहते हैं। और दोनों में फर्क क्या होगा? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हार्ट के फेल की वजह से, हार्ट फेलियर की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा है। इसमें एडिमा एक साइड पे होगी कि दोनों साइडों पे? दोनों साइडों पे, क्योंकि चारों पल्मोनरी वेन्स में गड़बड़ है। लेकिन वो जो इन्फ्लेमेटरी एडिमा है वो दोनों साइडों पे कि एक साइड पे? किस साइड पे?
जिस साइड में इन्फेक्शन होगी, समझ गए? तो जो पल्मोनरी एडिमा होगी वो लेकिन हमें पता चलो यूनिलेटरल है, बायलेटरल है, कुछ लोगों के अंदर बायलेटरल इन्फ्लेमेटरी भी हो सकती है। हमारे पास एक सेमिनार हुआ था, उसमें एक बहुत बड़ा पल्मोनोलॉजिस्ट है, देखो उसका नाम प्रोफेसर नदीम रिजवी था, पाकिस्तान का शायद नंबर 1 और 2 पल्मोनोलॉजिस्ट है। वो बता रहा था कि मैंने को लाखों पेशेंट देखे हैं लंग्स के डिजीजेस के, लाखों में मैंने बायलेटरल इन्फ्लेमेटरी एडिमा के पेशेंट सिर्फ 5 देखे हैं। वो भी किसने? नदीम रिजवी ने, जिसने लाखों पेशेंट देखे हैं। आप लोग तो पल्मोनरी के कितने पेशेंट देखेंगे? बायलेटरली दोनों में इन्फ्लेमेशन हो, इतने बदकिस्मत बहुत ही कम लोग होते हैं। दोनों में इन्फ्लेमेटरी, जैसे होता है ना, जैसे डबल नमूनिया, ये डबल नमूनिया ऐसे ना दोनों लंग्स में, जैसे कोविड है। कोविड क्या है? बायलेटरल इन्फ्लेमेटरी, ये इन्फ्लेमेशन है ना, जाहिर है वायरल इन्फेक्शन है। एक में होती है क्या? दोनों लंग का बेड़ा कर, सारे लोब्स जकड़े हुए होते हैं। ये ब्रांकोपल्मोनरी नमूनिया है, अंडरस्टैंड? तो दिस विल बी एक्चुअली, ये तो ये 3 चीजों पे आप नजर डालेंगे। पल्मोनरी एडिमा का सबसे बड़ा जो एक काज है, मेन जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का बढ़ना, ये आपका लेफ्ट हार्ट फेलियर का मसला। या फिर पल्मोनरी एडिमा में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने से क्या होगा? फ्लूइड बाहर निकलेगा, वो बाहर निकल के इंटरस्टिशियम आएगा। इंटरस्टिशियम वाला फ्लूइड देर ही नहीं लगाता एल्विलाई के अंदर। एल्विलाई की जो वाल होती है, एल्विलर वाल, इतनी थिन होती है, थिन ऐसा कि यूं समझ लो कायनात का थिनेस्ट एपिथेलियम वो है जिसको हम कहते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, उसका बना हुआ होता है। और उसका बना हुआ है तो कितना थिन होगा? जैसे इंटरस्टिशियम में फ्लूइड आ गया एकदम से अंदर, सारे एल्विलाई भर जाते हैं। डिपेंड करता है एडिमा कितना है, शुरू में, लोअर और उसके बाद। तो दिस विल बी एक्चुअली कॉल्ड एडिमा। और इसके साथ आप देखेंगे कि दूसरा ऑन्कोटिक प्रेशर। ऑन्कोटिक प्रेशर से पल्मोनरी एडिमा इतनी नहीं होती, लेकिन हो सकती है। जैसे ऑन्कोटिक प्रेशर की 2 वजूहात क्या थी? एक थी लिवर और एक था किडनी। तो ये ना समझना कि इससे पेरिऑर्बिटल या साइटिस होगा, इससे ये भी हो जाएगा, ये भी हो सकता है, हर जगह हो सकता है, डिपेंड करता है कितनी लेवल है उसकी। और तीसरी जो चीज मैंने बताई वो है कैपिलरी परमेबिलिटी। उसका जो मेन वजह है, लीकीनेस बढ़ जाएगी। मेन वजह क्या है? इन्फ्लेमेशन। तो दिस इज इन्फ्लेमेशन। जो तो ये इन्फ्लेमेशन यहां पर, तो पल्मोनरी एडिमा इन चीजों की वजह से यहां पर आपको मुमकिन मिलती है। अब देखिए अंडरलाइंग काजेस क्या है? कार्डियोजेनिक। और कार्डियोजेनिक में जो असल काज क्या था? हार्ट की डिजीज, खास तौर पे राइट हार्ट फेलियर से लेफ्ट हार्ट फेलियर। एकदम से ऐसे पेशेंट आएंगे आपको पल्मोनरी एडिमा के साथ। और अगर लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से राइट हार्ट फेलियर भी होगा है तो पेरिफेरल भी होगा। और फिर एकदम से आप पेशेंट को क्या करते हैं? इकोकार्डियोग्राफी के लिए भेजें। वो आपको बता देंगे हार्ट का स्ट्रक्चर का मसला, उसकी पंपिंग कैपेबिलिटी, इजेक्शन फ्रैक्शन जिसको कहते हैं, कितना इजेक्ट कर रहा है एवरी हार्ट बीट के साथ, ये सारी रिपोर्ट आपको दे देंगे। आइडिया हो जाएगा कि ये हार्ट फेलियर का पेशेंट है। अब हार्ट फेलियर के पेशेंट में हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हार्ट के आगे जो एओर्टा में प्रेशर बढ़ा हुआ है, पल्मोनरी जो सिस्टमिक ब्लड प्रेशर, उसको थोड़ा कम करें। थोड़ा सा फ्लूइड पीछे से जो आ रहा है प्रीलोड, उसको कम करें, डायूरेटिक्स दे दें। और इससे भी काम नहीं चल रहा है तो फिर हार्ट की पंपिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाएं थोड़ा सा, वो भी हम बढ़ा देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिजॉक्सिन वगैरह देके। बस यही हो सकता है, या तो ये करें कि हार्ट दूसरा डाल दें, और क्या रास्ता हो सकता है? अब हार्ट दूसरा डाल दें, ये आसान काम तो नहीं है। तो पेशेंट को, ये पेशेंट बरसों चलते हैं इस पे। मैं बहुत सारे पेशेंट को जानता हूं जो 30 ईयर से हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट पर हैं। 30 ईयर्स दे आर लीडिंग ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ, लेकिन मेडिकेशन है साथ में, तो वो साथ में दे रहे हैं। अब या तो फिर उसका हल यही है कि हार्ट नया डलवा दें। अब हार्ट नया डलवा दें इतना आसान तो नहीं है। 30 साल पहले जब इलाज शुरू किया होगा तो ये इलाज ही बहुत बड़ी बात है। तब तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का दूर दूर से, अब तो लोग बोल भी रहे हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट ये होता है करके। पता चलेगा कि 2-4 सालों में देखना लोग जो है ना दूसरा हार्ट लेके घूम भी रहे होंगे। किडनी ट्रांसप्लांट किसी जमाने में बहुत बड़ी बात थी, अब ये बच्चों का खेल है। ये नी ट्रांसप्लांट फलां, ये कोई, अब टूथ में देखें कोई भी, किसी जमाने में ये होता था ना पार्शल डेंचर, वो टूथ डलवा दिया इधर, फिर पता चला कि नहीं आरसीटी करवा देनी चाहिए। अब जाओ जिसके पास जाओ वो कहता है टूथ को इम्प्लांट करवाओ, निकालो टूथ और नया टूथ डलवा दो सीधा स्क्रू डाल के। यहाँ इम्प्लांटोलॉजी एक बहुत बड़ी साइंस हो गई है। तो आज तकरीबन हर जगह पर इम्प्लांटोलॉजी, हर जगह इम्प्लांट चल रहा है अंदर से। तो इसके अंदर यहाँ पर ये चीज आप यहाँ पे देखें। अगर कार्डियोजेनिक काज है तो मैंने बताया लेफ्ट साइड पर ये क्या मसला हो सकता है। अगर नॉन कार्डियोजेनिक शॉक है, नॉन कार्डियोजेनिक काज है, कार्डियक नहीं, तो ज्यादातर क्या काज हो सकता है? पल्मोनरी काज, उससे एडिमा। और पल्मोनरी एडिमा की मेन वजह क्या हो सकती है? क्या ऑन्कोटिक या हाइड्रोस्टेटिक के? वो तो कार्डियक हुआ ना बाबा, लेफ्ट हार्ट फेलियर मतलब कार्डियक काज हुआ।
हार्ट का मसला नहीं है, सीधा लंग का मसला है, उस वजह से हो गई है पल्मोनरी एडिमा। वो होगी किस वजह से? पल्मोनरी कैपिलरीज डैमेज की वजह से, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ दी कैपिलरीज की वजह से, और उसका इलाज यकीनन डिफरेंट होगा। तो अंडरलाइन काजेज में कार्डियोजेनिक काज, और कार्डियोजेनिक काज में लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, कुछ वेल्वुलर मसले जैसे माइट्रल स्टेनोसिस वगैरह, इस तरीके से। सिर्फ यही नहीं, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ होगा तब भी लेफ्ट हार्ट फेलियर हो जाता है। आपका लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कर रहा है अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट द प्रेशर इन द एओर्टा। अगर एओर्टा का प्रेशर जो नॉर्मली 120/80 होता है, वो अगर फॉर एग्जांपल 200 है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जोर लगाएगा, और जोर लगाते लगाते फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा तो लेफ्ट हार्ट फेलियर हो जाएगी। तो लेफ्ट हार्ट फेलियर में सिर्फ मसला हार्ट का नहीं, वेसल्स का भी होता है। वेसल्स माने कौन सी वेसल्स? एओर्टा। और कौन सा प्रेशर? यही आपका सिस्टमिक ब्लड प्रेशर। तो जो भी देखें सिस्टमिक ब्लड प्रेशर के लोग होते हैं अनकंट्रोल्ड, जो जाते ही नहीं है, ट्रीटमेंट ही नहीं लेते, उनके हार्ट इतना बड़ा होता है। शेडो ले लेंगे, एक्सरे ले लेंगे, इतना बड़ा शेडो हार्ट का, ये कार्डियोमेगेली। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करते करते इतना मोटा हो गया। तो दिस विल बी एक्चुअली कहा दी लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो इससे भी आपको तो ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ये सारी चीजें यहाँ पर लेफ्ट हार्ट फेलियर की तरफ निशानदेही करती हैं। उसका असर सीधा पड़ेगा लेफ्ट एट्रियम पर और पल्मोनरी वेन्स पर, पल्मोनरी कैपिलरीज पर, और ये सिलसिला इसी तरीके से यहाँ जाएगा और पेशेंट आपको एडिमा के साथ ही मिलेगा। और एकदम से आप सिंपल सा एक एक्सरे करा लें, हार्ट का शेडो आपको पता चल जाएगा कि गड़बड़ क्या है। लेकिन उसको फिर इकोकार्डियोग्राफी के लिए भेजेंगे, पूरे हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, इजेक्शन फ्रैक्शन के बारे में बता देंगे आपको, और आपको आइडिया हो जाएगा। सीधा ट्रीटमेंट पे रख दें इसको आप। तो कार्डियोजेनिक शॉक में पैथोफिजियोलॉजी आपको पता चली, कोई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का बढ़ना। क्यों? सीधा पीछे तक, पीछे की तरफ आएंगे, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी कैपिलरीज, फिल्ट्रेशन, एडिमा। लेकिन अगर नॉन कार्डियोजेनिक है तो फिर आपको पता चल जाएगा या तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गई है, या उसके साथ कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है। तो इसके साथ इस किस्म के प्रॉब्लम हो जाएंगे। पल्मोनरी एडिमा का जो पेशेंट होगा, ज़ाहिर एडिमा आपको नजर तो नहीं आ रही, ये तो आप एक्सरे लेंगे तो उसमें आपको शेडो में क्या नजर आएगा? वाटर के शेडो नजर आएंगे व्हाइट कलर का। एयर नजर नहीं आएगी, एयर होती तो ब्लैक होती, एक्सरे दिखाता हूं। तो यहां पर ये पेशेंट, और इस पेशेंट में क्योंकि लंग्स के अंदर इस वक्त पानी भरा हुआ है, इसको पल्मोनरी एडिमा कहते हैं, तो पेशेंट जब सांस लेगा तो ऑक्सीजन पूरी जाएगी, कम जाएगी? आधे से ज्यादा पानी से भरा हुआ है, तो ब्लड जो घूमेगा तो उसको ऑक्सीजन की डिलीवरी कम मिलेगी। कम मिलेगी तो इस पेशेंट को एयर हंगर होगा, इस पेशेंट को डिस्निया होगी, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इस पेशेंट को होगा। और खासतौर पे अगर एडिमा इन्फ्लेमेटरी है फिर तो होगा ही, क्योंकि नमूनिया का जो पेशेंट होगा वो जाहिर है आपको पता है डिस्निया से आएगा। तो इस पेशेंट के अंदर ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ पर जो डायग्नोसिस में आप देखें, ये देखें हार्ट का शेडो पड़ा हुआ है, वो देखें फ्लूइड यहाँ तक है, ये देखें यहाँ एयर है। ये इस वक्त जब एयर होती है ना यहाँ पर, तो आपको एंगल नजर आती है, उसको हम कास्टोडायफ्रामेटिक एंगल कहते हैं। अगर एंगल में यहाँ पानी भरा हुआ है ना, तो ये देखें ये इतना वाइट शेडो नजर आएगा। आप जब भी एक्सरे देखें, ऐसे एक्सरे देखें, एंगलों पे नजर डालें। अगर एंगल्स ब्लैक हैं तो समझ लो एयर है इसके अंदर। अगर एंगल व्हाइट नजर आए, एंगल ही गायब हो, तो समझ लेना कि ये पल्मोनरी एडिमा है। और फिर ये पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है, ये प्लूरल एफ्यूजन भी हो सकती है। फिर आपको फिर ये इन्फ्लेमेटरी भी हो सकता है या नॉन इन्फ्लेमेटरी भी हो सकता है। तो इसके लिए फिर फ्लूइड निकालना पड़ता है, और नीडल डाल के हम फ्लूइड को निकाल के फिर हम पेशेंट के, फिर हम उसको लेबोरेटरी में भेजते हैं। बताएं ये कि इन्फ्लेमेटरी है कि नॉन इन्फ्लेमेटरी है, वो तय करके भेजते हैं। इस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। तो पल्मोनरी एडिमा को भी अगर ठीक करना है तो क्या भाई, दो चीजें हैं, एक तो पानी भरा हुआ है, पानी को कम करें। अब पानी निकाल तो नहीं सकते, एकदम से डायूरेटिक्स पे शुरू कर दें उसको, हाई सीलिंग डायूरेटिक्स पे रखते हैं, लूप डायूरेटिक्स पे। पानी कम होना शुरू हो जाता है, ये पानी फिर निकल के वापस चला जाता है। एक तो ये, लेकिन इस दौरान अब पानी कम हो रहा है तो टाइम लेगा। अभी इस वक्त उसको मसला क्या है? उसको मसला डिस्निया का है, और साथ में उसको ऑक्सीजनेशन का प्रॉब्लम है। आप एकदम से एलिमेंटल ऑक्सीजन यानी मास्क लगा के उसको ऑक्सीजन सिलेंडर पे रख दें, एक ये चीज। और उसके साथ साथ ब्रोंकाई को भी डायलेट करेंगे। ब्रोंकाई डायलेट करने के लिए आप देंगे क्या उसको? आप देंगे उसको ब्रोंको डायलेटर्स। किसमें? नेबुलाइजर में। उसको नेबुलाइज करें ब्रोंको डायलेटर्स के साथ, कार्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ नहीं, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन नहीं है। अगर इन्फ्लेमेशन है तो प्रॉबली, तो यहां कार्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ आप उसको नहीं करें। फिलहाल आप उसको ब्रोंको डायलेटर्स के साथ नेबुलाइज करें और साथ में ऑक्सीजन लगा दें, और साथ में डायूरेटिक्स जारी कर दें, ताकि वो आस्ते आस्ते देखेंगे उसका फ्लूइड जो होगा आस्ते आस्ते खत्म हो जाएगा। लेकिन काज जारी रहेगा। फिर घर जब आप इसको भेजेंगे तो डायूरेटिक्स उसको लिख के देंगे, और ये फॉर लाइफ लेता रहेगा जब तक उस काज को रिमूव नहीं करेंगे आप।
समझिए। अब एक मिसाल सिंपल सी ले लें, आपके वॉशरूम में बार बार या आपके किचन में बार बार पानी रुक जाता है, डेली आप उसको बाल्टियों से बाहर निकालते हैं, या आप सारी जिंदगी बाल्टियों से बाहर निकालते रहेंगे जब तक गटर उस जिस जगह से वो रुक रहा है उसको ठीक नहीं करेंगे। जब तक इलाज वो है, ये नहीं है। लेकिन ऐसे भी नहीं है कि जब तक स्वीपर आके उस गटर को साफ न करे तब तक आप ये पानी रह नहीं देंगे। आप नहीं, फिलहाल आप उसे बाल्टियां निकाल के निकालते रहेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे असाइटिस का मैंने बताया, जैसे असाइटिस का ये वाटर भर जाता है, पेरिटोनियल फ्लूइड जो पेरिटोनियल कैविटी में भर जाता है, असाइटिस हो जाता है, तो हम डायूरेटिक्स दे देते हैं, नो डाउट। लेकिन डायूरेटिक्स से ये 1.5 लीटर फ्लूइड जो है वो रिड्यूस होने में महीने ले लेगा। हम क्या करते हैं, इस पानी को नीडल डाल के बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन नीडल डाल के बाहर निकालेंगे ना, ये दोबारा आ जाएगा। लेकिन दोबारा रोकने के लिए हम देखेंगे कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा हुआ है, कि ऑनकोटिक प्रेशर का मसला है, तो हम उसका इलाज ढूंढेंगे।